बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने रीड करना है अपने नावल की लास्ट एपिसोड। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अपने नावल की किस्त की तरफ। गाड़ी में इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाता घर की तरफ जा रहा था। मायरा ने भी रास्ते में से मुखातिब नहीं किया। इसका गुस्सा साफ ज़ाहिर था। इसके हाथों की रगत तक गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर साफ नजर आ रही थी, यानी कि अपना गुस्सा जब्त करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। जबकि मायरा के हिसाब से इसने जो किया था बिल्कुल ठीक किया था। इसने एक जायज़ मुतालबा किया था। अपने शौहर के साथ एक अलग घर में रहना चाहती थी और इसके हिसाब से इसमें कुछ गलत भी नहीं था। इसके ससुराल वाले साहब भी हैसियत थे, वो अपना बुरा भला खुद देख सकते थे। इन्हें एक जवान बेटे की कमाई की ज़रूरत हरगिज़ नहीं थी और इस हिसाब से वारिक पर भी फ़र्ज़ नहीं था कि वो अपने माँ बाप के साथ रहता, ये इनके बुढ़ापे का सहारा बनता। और वैसे भी वारिक कौन सा इब्राहिम की सगी औलाद था? वो तो इसके भाई की औलाद था। इसने सिर्फ इसे पाला था। और वैसे भी अगर अपनी सगी औलाद की परवाह नहीं कर सके तो फिर इसकी परवाह क्या ही करते। वो वारिक पर साबित नहीं कर पा रही थी कि इसका बाप सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करता है। इससे ओनिया चीज़ें साबित करने की कोशिश कर जिन्हें बाद में भुगत सके। जो शख्स अपने सगे बेटे का नहीं हो सका भला इसका कैसे हो सकता था? लेकिन ये बात वारिक को समझ ही नहीं आती थी। इसके पास बहुत सारे दलाइल थे इसे देने के लिए। वो तो बस किसी भी तरह से कायल कर लेना चाहती थी, लेकिन इसका गुस्सा फिलहाल इसे एक लफ्ज़ भी बोलने नहीं दे रहा था। घर के दूध में गाड़ी अंदर करते हुए इसने बाहर की जानिब देखा था। ताशफैन! वो गाड़ी से उतरी तो सामने बाबा, छोटू अहमद और ताशफैन को क्रिकेट खेलते हुए देखा। बाबा के साथ ताशफैन किस तरह के शरारती अंदाजे से हैरान कर गया था। वारिक भी गाड़ी साइड लगाता इसे देख चुका था। क्या हुआ? न्यूयॉर्क वालों ने रखने से मना कर दिया क्या? वारिक का सुबह से मूड ख़राब था, लेकिन अब ताशफैन को देखकर ठीक हो गया था और गार्डन की साइड पर आते हुए काफ़ी बुलंद आवाज़ में बोला तो ताशफैन भी खुलकर हंसा था। पाकिस्तान ने रोक लिया। वैसे भी अपने मुल्क से जुदाई अच्छी नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जबकि वारिक हैरानगी से इसे देख रहा था। इसके देखने की परवाह किए बिना वो आगे बढ़ते हुए इसके सीने से लग गया। थैंक यू सो मच भाई, तुमने मेरे बाबा का बहुत ख्याल रखा और हम दोनों मिलकर इनका ख्याल रखेंगे। वो काफ़ी खुश लग रहा था। वारिक ने मुस्कुराकर इसके गिर्द अपना हसार बनाया और इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में इंशाल्लाह कहा। अम्मा खाना नहीं बना, बहुत भूख लगी हुई है। वो वारिक को लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। तो हैरत की बात तो ये थी कि वो अम्मा को अम्मा कह रहा था, ताई अम्मी नहीं। और वैसे भी इब्राहिम अगर वारिक का बाप था तो वारिक की माँ भी तो इसकी माँ थी ना। मुँह क्या देख रही हो? मुझे वापस देखकर खुशी नहीं हुई तो मैं वापस चला जाता हूँ। मायरा को खामोशी से पीछे आते देखकर इसने शरारत से पूछा तो मुस्कुराकर नफ़ी में सर लगी। इसे तंग करती हो या नहीं? वो शरारत से पूछने लगा। तंग नहीं करती, बस कभी कभी दिल दुखा देती है। वारिक ने पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखा तो अंदाजे से बहुत कुछ चतला गया। एक लम्हे के लिए मायरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। खाना बिल्कुल खामोशी से खाया गया। बहुत खूबसूरत माहौल था। पूरी फैमिली एक साथ ही सब हंसी मजाक कर रही थी। वारिक भी सबके साथ बातों में मसरूफ़ था, लेकिन इस दौरान वो मायरा को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। खाने के दौरान मायरा ने इसे सालन का डोंगा पकड़ाया था, लेकिन वो इग्नोर कर गई। यहाँ तक कि इसके हाथ से इसने खाना भी नहीं थामा था, बल्कि तनाविश को कहकर इसने कुछ और उठवा लिया। आज का सारा खाना ताशफैन की फरमाइश पर इसकी पसंद के मुताबिक बनाया गया। तो अम्मा तो वारी सदके जा रही थी इस पर। इन्होंने बहुत खुशी से इसके लिए नए नए खाने बनाए थे, जिसमें तनाविश ने भी इनका खूब साथ दिया। सब कुछ ठीक हुआ कैसे था ये तो खैर वारिक को पता चल ही गया था, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले तकरीबन 1-1.5 घंटे तक बाबा और ताशफैन के साथ इनके स्टडी रूम में रहा था। यकीनन इन लोगों ने वारिक को पूरी बात बता दी होगी। खैर इसे मतलब नहीं था। अगर इसने इब्राहिम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना था तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसका ताल्लुक़ किसके साथ था। हाँ, लेकिन ताशफैन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ताशफैन तो सब कुछ जानता था और सब कुछ जानने के बाद भी वो इब्राहिम के साथ इतनी मोहब्बत से पेश आया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो अक्ल दी अन्नी है पोचला उन्नू। खैर ताशफैन से इस बारे में बाद में तफसील से भी बात कर सकती थी। और वैसे भी वह ताशफैन का बाप था और ये रिश्ता कभी बदल नहीं सकता था। मुमकिन था कि इसके दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बत आ गई हो। और फिर तनाविश तो अपने तैयब्बू से बहुत प्यार करती थी और वैसे भी वो भी तो यही चाहती थी कि ताशफैन कहीं ना जाए, बल्कि इन लोगों के साथ रहे। इसे ताशफैन के वापस आने पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वो कमरे में आई तो उसे बेड पर लैपटॉप लिए किसी काम में मसरूफ़ देखा। वो बिना इसे मुखातिब के वॉशरूम में चली गई। अपना नाइट ड्रेस पहन कर थोड़ी देर बाद शीशे के सामने रुककर इसने अपना जायज़ा लिया। फिर बेड पर वारिक के पास आकर बैठी थी, लेकिन शायद वारिक इसके पास बैठना ही नहीं चाहता था। आप नाराज़ हैं मुझसे? इसके बेड पर बैठते उठकर सोफे पर चला गया तो मायरा ने पूछा। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा मायरा? क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे नाराज़ होना चाहिए? वो उल्टा इससे पूछ रहा था जैसे इसे एहसास दिला रहा हो कि इसने गलत किया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज़ हों। वो पूरे यकीन से बोली, जबकि वह तलक सा मुस्कुराकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। बारिक, इसमें ऐसा भी क्या गलत है? हर इंसान अपनी ख्वाहिश के पूरी करने का हक़ रखता है और वैसे भी हमारा तो मज़हब भी अलग रहने की इजाज़त देता है। अगर किसी शख्स के वालिदैन साहिब हैसियत हो, वो अपना ख्याल रख सकते हो, इन्हें किसी सहारे की ज़रूरत ना हो तो अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। बस करो मायरा, इन सब चीज़ों में मज़हब को लाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये सिर्फ तुम्हारे अंदर की ख्वाहिश है कि तुम्हें अलग घर में रहना, बल्कि ये ख्वाहिश नहीं, सिर्फ तुम्हारी फजूल की ज़िद है। किस बिना पर तुम अलग घर लेना चाहती हो? किस वजह से तुम अलग घर लेना चाहती हो? किस चीज़ की कमी है तुम्हें यहाँ पर? इतना बड़ा घर है हमारा, कौन सी चीज़ चाहिए तुम्हें यहाँ जो तुम्हारी मर्ज़ी के महसूस नहीं हो रही? यहाँ तक कि हमारे वालिदैन हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर तक नहीं करते। मेरी माँ रवायती सासों जैसी नहीं है। बाबा हमारे मामलात में पड़ते नहीं। मेरे भाई छोटे बच्चे हैं। ताशफैन अपनी ज़िंदगी में मगन है। किस बिना पर तुम्हें अलग घर में रखूँ? क्या वजह पेश करूँ? बस मुझे इस सवाल का जवाब दे दो।
वो इसे देखते हुए कहने लगा, अंदाज समझाने वाला था, लेकिन यहाँ समझना कोई चाहता हो तब ना। आपके लिए शायद ये वजह कोई अहमियत नहीं रखती होगी, लेकिन मेरे लिए वजह बड़ी अहमियत, बहुत बड़ी है कि वो शख्स मेरे बाप का कातिल है और इसके साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती। आपके लिए मेरी जज्बात कोई अहमियत नहीं रखते वारिक, कि आपकी नज़र में मेरी सोच की, मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि इस शख्स ने बर्बाद कर दिया मेरे ख़ानदान को। हर चीज़ भुलाकर आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हूँ, हर चीज़ भुलाकर आपके लिए, अपने बच्चे के लिए सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हूँ। लेकिन वो शख्स हमेशा मेरे सामने रहेगा, मेरी आंखों के सामने, हर वक्त मेरे बाप का कातिल होगा। तो बताएं मैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करूँ? मेरे बाबा कातिल नहीं है मायरा, तुम कब समझोगी इस बात को? मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। जल्द हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी, जिस तरह ताशफिन के सामने आ गई। जल्द तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। तब सवाए पछतावे के तुम्हारे पास और कुछ नहीं रहेगा मायरा। अब भी वक्त है, अपने अल्फाज वापस ले लो। क्यों मेरे बाबा को तकलीफ़ दे रही हो? तुम्हें पता है ये अलग घर वाली बात हमसे पहले बाबा को पता चली है। ज़रा सोचो इन्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी। इन्होंने मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि शायद वो तुम्हारी सोच को समझते, लेकिन फिर भी मायरा मेरे बाबा को इतना गलत मत समझो। वो समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये सारी बातें नहीं पता वारिक, मुझे इस सवाल का जवाब दे कि आप मेरे साथ अलग घर में रहने के लिए तैयार हैं? वो उसकी तरफ देखते हुए सवाल करने लगी, जबकि वारिक बिना कुछ बोले गुस्से से कमरे से निकल गया। ये कोई तरीका नहीं वारिक, इस तरह आप मुझसे और मेरी बातों से जान नहीं छुड़ा सकते। आपको मेरे इस फैसले में मेरा साथ देना होगा। अगर मैं आपकी खातिर हर चीज़ भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ तो आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं इस शख्स के साथ इस घर में किसी कीमत पर नहीं रहूँगी और आपको मेरे साथ आना होगा किसी भी कीमत पर। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी पर इस शख्स का साया भी नहीं पड़ने दूँगी। इस शख्स का नामो निशान नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में। मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया सिर्फ आपके और अपने बच्चे की खातिर। अब आपको भी मेरी और अपने बच्चे की खातिर शख्स को छोड़ना होगा। अगर आप इस तरह नहीं माने तो मुझे और भी बहुत सारे रास्ते पता है। मैं आपको किसी भी कीमत पर इस शख्स से दूर करके रहूँगी। मैं आपको इस इंसान के मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूँगी, किसी कीमत पर नहीं होने दूँगी। डेढ़ सियाणी एडी तो बहुत ही सियाणी रहती नहीं, बेजा आराम ना। ताशफिन आप सो गए हैं क्या? वो कमरे में आई तो इसे बेड पर आंखें मूंदे लेटे हुए पाया। इसके कोई जवाब न देने पर वो इसके पास आती, इसके कंधे पर हाथ रख चुकी थी, लेकिन वह हनूज़ आंखें बंद करके यूं ही लेटा हुआ था। ये कैसे हो सकता? ताशफिन इतना जल्दी कैसे सो गए? मैं तो इन्हें अपना दिल दिखाने वाली थी। चलो कोई बात नहीं, ये तो अब सो गए, अब क्या हो सकता है? वो ड्रामाई अंदाज में इसके करीब से उठने लगी थी कि अचानक इसने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी बाहों में खींच लिया। दिल देखने के लिए जाग जाऊँगा जानू। ओए होए, इसे पूरी तरह अपनी बाहों में कैद करते अपने साथ बराबर में लिटाते हुए इसके ऊपर आ चुका था। लेकिन अब मुझे आपको दिल नहीं दिखाना। आप सो रहे थे ना, दोबारा से सो जाइए। वैसे भी आपको तो पता है किसी की नींद ख़राब नहीं करती मैं। वो नखरे दिखाते वापस उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन ताशफिन की बाहों से बचकर जाना इतना आसान थोड़ी था। अब तो तुमने मेरी नींद हराम कर दी है ना, अब दिखा दो ना अपना दिल। वो इसके कंधे से शर्ट सिरकाने लगा था जब इसने अपना हाथ रखकर इसे घूरा। कहा ना अब मूड नहीं है। वो इसके कंधे पर हाथ रखते से दूर करना चाहती थी, लेकिन ताशफिन ने दोनों हाथ थाम कर बेड के साथ पिन कर दिया। अब तो मैं देख कर ही रहूँगा, वो ज़िद्दी अंदाज में बोला। लेकिन अब मुझे नहीं दिखाना, चले हटे जाने थे मुझे। वो इसे पीछे करते बोली जब ताशफिन ने नफ़ी में सर लाया। अंदाज इतना मासूमियत से भरा था कि तनाविश को हंसी आ गई। इतने प्यारे क्यों आप? अपने हाथ इसके हाथों से आज़ाद करते हुए इसका चेहरा नरमी से अपने हाथों में थाम चुकी थी, जबकि ताशफिन ने अचानक करवट लेकर इसे अपने ऊपर कर लिया। तुम्हारा हूँ ना, इसलिए। बड़ा बेसाख्ता सा जवाब आया। मैं भी सिर्फ आपकी हूँ। वो मुस्कुराकर इसकी पेशानी पर अपने लब रख चुकी थी। ये तो पता है मुझे। वो इसके होंठों पर अपने लब रखते हुए इसकी गर्दन को छूने लगा। तो फिर क्या नहीं पता आपको, वही बता देती हूँ। इसके लबों के लमस से पीछा छुड़वाने के लिए वो इसके सीने में पना चाहती थी। तुम्हारे दिल का नहीं पता, तुमने कहा था ना बहुत है, आज दिखा ही दो कि कितने। वो इशारे से आंख दबाता जुमानी अंदाज में बोला। सो जाएं ताशफिन इब्राहिम, सुबह अपने बाबा से ऑफिस चलने का वादा किया। वो याद दिला रही थी। सुबह की सुबह देखी जाएगी, हम इस वक्त की बात करें। कहाँ थे हम? तुम्हारे तिलों पर, तो आज सारे तिल देख लिए जाए। वो इसके हाथों को फिर से कैद करते हुए इसके पीठ पीछे हाथ ले जाते हुए इसकी डोरियों को आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा। इसकी उंगलियों का लमस अपनी कमर पर महसूस करते हुए अपनी आंखें मौन की। ताशफिन लाइट ऑफ कर दे। अपने कंधे से शर्ट सर की महसूस करके इसने फरमाइश की थी। तो मैं सारे तिल गिनूंगा कैसे? वो इसके कान पर अपने लब रखते हुए इसके कान की लोग को अपने लबों में नरमी से दबा गए। तुम्हें अंधेरा चाहिए तो आंखें बंद कर लो ना, वैसे भी तो बंद ही हैं। वो इसके तिल पर अपने लब रखते हुए शिद्दत से भरपूर लहजे में बोला। ताशफिन प्लीज़। इसके लबों की पहली शिद्दत पर वो घबरा कर बोली तो ताशफिन ने मुस्कुराकर लाइट ऑफ कर दी। और ये सच था कि ताशफिन कुर्बत के लम्हात में इसकी कोई एक बात बड़ी मुश्किल से मान जाता था। बाकी तो तनाविश को सुननी पड़ती थी, बल्कि सहनी भी पड़ती थी और बर्दाश्त भी करनी पड़ती थी। अब इसने सारी रात इसकी बेबाक और बेलगाम शिद्दतें बर्दाश्त करनी थी। ओ तो आराम ना पे, तू ही तंग किया उन्होंने आके। इसे घर के अंदर अजीब सा डर लगने लगा था। ऐसा लगता जैसे हर वक्त कोई इधर से उधर चल रहा हो। ताशफिन का घर छोड़े आज 5 दिन हो चुके थे, वापस अपने पुराने घर में आ गई थी। वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि इनका नया घर अभी तक तैयार नहीं था। ये घर ज़्यादा फासले पर और आबादी से ज़रा अलग होने की वजह से इरफान ने इसे यहाँ रुकने के लिए नहीं कहा था। और जब इरफान ने दूसरी शादी की, इसने घर बदल दिया था क्योंकि अब इसे इस घर में नहीं रखना चाहता था जहाँ ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी।
ज़ैनब ने जितना वक्त इसके साथ गुजारा इसी घर में गुजारा, इसने बहुत मोहब्बत से इस घर को तैयार किया था। ज़ाइना इसी घर में रहना चाहती थी, लेकिन इरफान ने कह दिया वो नहीं चाहता कि ज़ैनब की रूह को कोई भी तकलीफ हो। हाँ तेरे ब्याह करना ज़ैनब की रूह को तकलीफ नहीं हुई होनी तो तेरी ना उस घर च रखना लानी सी और फिटे मुँह तेरे ते। इसने इस शहर के बीचों बीच बहुत बड़ा कर लिया था। कहने को आबादी वहाँ भी नहीं थी, लेकिन वो शहर के पास था और ये बहुत अलग सा घर था। और ताशफिन का घर छोड़ने के लिए इसने इरफान से ज़िद की इसे किसी भी हालत में दूसरे घर जाना था। इरफान पहले तो मान ही रहा था, लेकिन फिर आखिरकार इसे मानना पड़ा। बूढ़ी थले लगा हाले भी नहीं मान रहे से। शायद डैनी घर पर नहीं था, जबकि वो ज़ैनब और इरफान के इस बेडरूम में थे जहाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजारे थे। इस घर में आना इसकी ख्वाहिश थी, वो इसी घर में बसना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब वो इस घर में थी, लेकिन इसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि खौफ था। अजीब सा खौफ। इसे लग रहा था ज़ैनब हर वक्त इसके आसपास है। और तो और कल रात तकरीबन 1:30 बजे के वक्त इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके कमरे में कोई लड़की साड़ी बांधे इधर से उधर चल रही हो। इसमें हिम्मत ही नहीं बची कि उठकर चीख पाती। जबकि वो लड़की अलमारी के पास आती तो कभी गुनगुनाती हुई बेड के पास आती। इसने पानी का गिलास भरकर इसके सरहाने रखा और कहा ज़ाइना तुम पानी लाना भूल गई थी, मैं ले आई हूँ तुम्हारे लिए, पी लेना। इसकी बात सुनने के बाद वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। अब दोपहर के 2 बजे के करीब इसकी आंख खुली और आंख खुलते इसने उठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म पर अजीब सी थकावट सवार थी। वो उठ ही नहीं पा रही थी। इसने अंदाज़ा लगाया कि इसको बहुत तेज़ बुखार है। शादी में सारी रात सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने सिर पर सवार करने लगी। मुझे इन सब चीज़ों से जान छुड़ानी चाहिए। ज़ैनब मर चुकी है, इतने सालों से अगर मेरे आसपास नहीं रही तो अब भी नहीं आ सकती। मैं ज़रूरत से ज़्यादा ज़ैनब को अपने सर पर सवार कर चुकी हूँ। वो सोचते उठकर बैठने की कोशिश करने लगी जब इसे फिर से बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। कौन है? इसने कपकपाते लहजे में पूछा, जब आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता से करीब होती सुनाई देने लगी। एक साया सा कमरे के बाहर था। इससे पहले कि वह साया इसके सामने आता इसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, जबकि दरवाजे पर खड़ा डैनी बहुत सुकून से यह नज़ारा देख रहा था। इसके अंदर तक इत्मीनान बढ़ रहा था। क्या हो गया आपको? आप इस तरह से चीख क्यों रही हैं? तबीयत ठीक है ना आपकी? वो अंदर दाखिल होते हुए से पूछने लगा। ब्लैक जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट पहने वो कहीं जाने के लिए तैयार था। तो तुम घर पर ही थे सुबह से, या अब तुम कहीं जा रहे हो? जी हाँ, मैं सुबह से घर पर ही था, अभी जा रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है निशा, मैं इसके पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ। मैं ठीक लग रहा हूँ ना? इसने सरसरी अंदाज में पूछा था। मैं क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? वो काफ़ी घबराए हुए लहजे में पूछी थी। ऑफ कोर्स नॉट। आप मेरा काम बर्बाद कर देंगी। मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, इसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि आप मेरे मामलात में किसी भी तरह की दखलंदाजी करें। इसने बहुत साफ गोई से कहा था। नहीं दानियाल, मैं किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करूँगी, मुझे बस अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ घर में रहते हुए डर लग रहा है। इसने सच्चाई बयान करते हुए कहा तो दानियाल के लबों पर तलक सी मुस्कुराहट आ गई, जिससे इसने बड़ी सफाई से छुपाया। अभी से डर लग रहा है? अभी तो मैंने आपके कत्ल की साजिश नहीं की। इसका अंदाज़ बिल्कुल सीरियस था, लेकिन ज़ाइना सीरियस लेती नहीं थी, क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें करता रहता था। प्लीज़, यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है। हमारा घर कब तक तैयार होगा? कब तक सब कुछ ठीक होगा? वो परेशानी से पूछी थी, जबकि वो कंधे उचका गया। उठिए, जाकर तैयार हो जाइए। और प्लीज़, मेरे ससुराल वाले ना ज़रा मजहबी किस्म के लोग हैं, तो आप ज़रा मजहबी किस्म का ड्रेस पहनिएगा। ऐसा करें, यहाँ तो आपके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। मॉम के सारे कपड़े बाबा ने संभाल कर रखे हैं। आप इनमें से ना मामा की एक ड्रेस ले लें। मुझे मेरी मामा पर ना साड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी, आप इनकी साड़ी पहन लें। और प्लीज़ इन लोगों के सामने थोड़ा तमीज़ से रहिएगा। वो कहकर निकल गया। जबकि वो परेशानी से अपनी बाल बांधती बुखार के बावजूद भी उठकर अलमारी तक आई। इसने देखा अलमारी में एक साड़ी सामने पड़ी थी, नीले रंग की वही साड़ी शायद इसने कल रात अपने आसपास महसूस की थी। वो कितनी देर साड़ी को देखती रही। ये साड़ी अलग क्यों पड़ी हुई थी? क्या इसको किसी ने इस्तेमाल किया था? उफ़, कितनी देर यहाँ खड़े रहने का इरादा, ज़रा जल्दी करें। ये वाली साड़ी पहन ले, वैसे भी ये मेरी मामा की फेवरेट थी। चलो जल्दी से पहनो, टाइम नहीं है इन लोगों को। मैंने 4 बजे का वादा किया हुआ, इनका घर काफ़ी दूर है। और साड़ी इसके हाथ में थमाता इसे वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ा। वरना चाहते भी वही साड़ी पहनने पर मजबूर होगी। बहन जी, आपका बेटा हमें बहुत पसंद है, और वैसे भी अगर हमारी बेटी की मर्ज़ी यहाँ पर है तो हमें भला क्या एतराज़ हो सकता है? अंकल ने मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से छोटे से घर को देख रही थी। आपकी बेटी कहाँ है? हम इससे मिलना चाहते हैं। इसने मुस्कुरा कर कहा। मेरी बेटी तो अकेडमी गई हुई, इस वक्त घर पर नहीं होती। दरअसल इन लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले ना, तो बस इन्हीं की तैयारी में मसरूफ़ है। अच्छा, तो फिर कोई तस्वीर ही दिखा दें इसकी? ज़ाइना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने देखा हुआ है ना, इतना ही काफ़ी। और वैसे भी अंकल लोग घर शिफ्ट करें, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तस्वीरें होंगी। दानिया ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। जी, दरअसल इसकी तस्वीरें तो नहीं होंगी हमारे पास, वो ज़्यादा तस्वीरें बनाती नहीं। और फिलहाल हमने घर शिफ्ट करना शुरू किया, तो तस्वीरें वगैरह भी हम लाए नहीं, साथ नहीं लाए। आप देख सकते हैं बाहर सारा सामान बिखरा पड़ा। अंकल ने इनकी तरफ देखते हुए माजरत को अंदाज में कहा, तो ज़ाइना ने मुस्कुराकर बात खत्म कर दी, जबकि दानिया ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। दानियल के डैड कुछ दिन के बाद वापस आ जाएंगे, फिर चक्कर लगाएंगे हम इनके साथ ही। दानियल को पसंद है लड़की, तो हमको इतराज़ तो कोई करेगी नहीं। हमारे लिए हमारे बेटे की पसंद अहमियत रखती है। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स करना चाहेंगे। ज़ाइना ने जल्दी दिखाई। जी बिल्कुल, हमें भी कोई एतराज़ नहीं। हम भी यही सोच रहे थे कि निकाह कर देते हैं, बाकी रुखसती वगैरह इनकी पढ़ाई की बात कर लेंगे। इन्होंने बहुत मुनासिब आइडिया दिया। बेहतरीन, मेरे शौहर आ जाएं, फिर हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। ज़ाइना ने की तरफ देखते हुए कहा, तो इन्होंने भी सर को हाँ में जंबिश दी। बड़ी बिलव्ड मदर बन के आई हुई दानी दी। जबकि वो दानियाल के साथ वापस घर चलने की तैयारी करती थी, दानियाल ने किसी फर्माबरदार बेटे की तरह अपनी सौतेली माँ का हाथ थामा और उसे सहारा देते हुए बाहर ले आया था। फर्माबरदार तो दानियाल वगैरह कोई हो ही नहीं सकता।
लोग तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जानिया ने बस इतना ही कहना चाहने कि वो दानियाल से बात करना चाहती थी, जबकि दानियाल ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। लोग अच्छे लग रहे हैं क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं, हर कोई आपके जैसा तो नहीं होता ना। बस अब बाबा आ जाए तो आप बात कर लीजिएगा, वरना मैं खुद ही बात कर लूँगा। वो बात ख़त्म करता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि जानिया से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन आज इसके मजाज मिल रहे थे और ना ही इससे बात करने के लिए इसके पास कोई बात थी। हाँ, काश वो इसके साथ कभी भी एक मादर सा ताल्लुक़ रखती तो यकीनन वो भी इस पूरे वक्त में इसका सहारा ज़रूर बनता, लेकिन अब नहीं। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਮਾँ बाप ਦੀ अपनी औलाद ਦੀ नहीं बन सकी। नाश्ता बहुत पुरसकून माहौल में किया जा रहा था। सदफ का रिश्ता देखने के लिए आज कुछ लोग आने वाले थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी शर्माई सी बैठी हुई थी। कल ही वो ब्यूटी पार्लर से अपना फेशियल करवा कर आई थी, जबकि मायरा ने अच्छी भाभी होने के नाते इसे 2-4 ब्यूटी टिप्स भी दे दी, जिनका इसने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। ओए होए माँ सदके जाए, पहले वारक से अखा रखी सी, तो हूँ भाभी हो गई। और सबसे अहम बात तो ये थी कि मायरा बेहतर जानती थी ब्यूटी के बारे में। इस हिसाब से वो मेकअप में भी बहुत अच्छा करती थी। तनाविश तो इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो थी। खैर, इसके हिसाब से तो तनाविश हर काम में ज़ीरो थी। पता नहीं ताशफिन कैसे इस पर मर मिटा। जो भी था वो तो बस अपने होने वाले रिश्ते पर बहुत खुश थी। चलो शुक्र, तू भी किसी जगह तो खुश हुई। इसने बहुत अच्छे से सदफ को तैयार किया था। सारी महारत तो मायरा के हाथ की थी, क्योंकि वो मेकअप वगैरह बहुत अच्छा करती थी। वो दोनों इसे तैयार करके बाहर लेकर आई थी, जहाँ वो लड़का अपने वालिदैन के साथ आया हुआ था। लड़का काफ़ी ज़्यादा प्यारा था और इसमें कोई शक नहीं था कि सदफ के साथ इसकी जोड़ी बहुत जचने वाली थी। इसने एक नज़र उठाकर सदफ की तरह देखा, फिर मुस्कुराकर अपनी माँ को इशारा कर जैसे यस कर दिया, जबकि इसकी माँ ने इसके अपने पास बैठाते हुए अपने हाथ में मौजूद सोने के कंगन सदफ को पहनाए, जिन्हें देखते खाला की तो आंखें चंदी आ गई। खाला की तो अटैक करा के ना डिग पवे। हमें आपकी भांजी हर लिहाज से कबूल है इब्राहिम साहब, बस अब चट मंगनी पट पे वाला सिस्टम करेंगे। हम बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकते अपनी बेटी को अपना बनाने के लिए। वो इसका माथा चूमते हुए बोली, जबकि सदफ तो शर्माए जा रही थी। नजरें थी जुटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि मायरा ने इशारे से कहा था लड़के को देख लो ठीक से, ये ना हो कि बाद में तुम्हें पसंद ना आए। लेकिन सदफ का तो काम था आज सिर्फ शर्माना, और काम वो बखूबी सर अंजाम दे रही थी। ओए होए, जिससे सदफ बेचारी शर्माई घबराई जी छुई मुई तो है सी, पिछले कोई चन्न तो चाढ़े नहीं असी, जिन्ना नावल दे सदफ तो सदफ दी अम्मा बेगम बिस्त होई ना। ताशफिन ने वादा तो कर लिया था कल अपने पापा से कि उस ऑफिस का चक्कर लगा के ताकि वो देख सके कि ऑफिस में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन सुबह इसका मूड नहीं बना। और फिर सोचा कि घर में मेहमान आने वाले हैं, तो बेहतर है कि वो भी देख लें इस पर नज़र रखने वाली लड़की को देखने के लिए कौन आने वाला है। ओए होए। और सदफ का रिश्ता अच्छी जगह होने पर इसे बहुत खुशी भी हो रही थी, लेकिन अब जब सदफ का रिश्ता हो गया तो वो लोग वापस से आने की तैयारी करते, तो वो काफ़ी बोर महसूस कर रहा था। इन लोगों ने इसी जुम्मे को निकाह रख लिया। सब कुछ बहुत जल्दी में किया जा रहा था। इतना ही था जितनी जल्दी सदफ से जान छूट जाए। अच्छा ही था, जितनी जल्दी सदफ से जान छूट जाए। वो इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ता ऊपर कमरे में आ गया ताकि ऑफिस जाने की तैयारी कर सके। घर में बोर होने से बेहतर था वो ऑफिस ही चक्कर लगा कर आ जाता, क्योंकि इस वक्त तो इसकी बीवी भी इसे मुँह नहीं लगा रही थी। उन हर टाइम तेने मुँह ही लाती रहे। तो इसने ऑफिस जाने का फैसला कर लिया, ताकि इसे पता तो चलता कि आखिर आगे पीछे हो क्या रहा है। इसे पता था कि ऑफिस में भी इसे बोर ही होना, लेकिन यहाँ रहकर भी क्या करता। यहाँ तो इसे अपनी बीवी भी नहीं मिल रही थी, वरना थोड़ी देर इसे तंग करके अपनी बोरियत को दूर कर लेता। वो रात से इससे बात नहीं कर रहा था, बिना इससे कुछ भी के अपने काम पर निकल गया। यहाँ तक कि इसने जब सुबह ये कहा कि आज सदफ को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे, इसलिए वो नहीं जा रही, तो वो बिना कुछ बोले अकेले काम के लिए निकल गया। इसका नाराज़ होना इसे पूरी तरह डिस्टर्ब कर गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसे तो वारिक को मनाना तक नहीं आता था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, कैसे मनाए वारिक को। वारिक की नाराज़गी से बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी। वो बस किसी भी तरह से बात करना चाहती थी, लेकिन वो तो इसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। सुनना तो दूर, इसने तो कह देता अगर इसने इसके सामने घर छोड़ने किसी दूसरे घर में रहने की बात की तो इसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा। मायरा को सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो ये घर छोड़ना चाहती थी, इसकी अपनी ज़िंदगी थी। वो वारिक के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, ना कि इसके बाप के साथ। वो चाहती थी कि इसका बाप इसके सामने भी ना वो किस तरह से वारिक पर ये बात जाहिर करे कि इस शख्स से कितनी नफरत करती है। वारिक क्यों इसकी बात नहीं सुनता था, क्यों वो इसे समझ नहीं पा रहा था। इस नाराज़गी से थी, लेकिन इसे फ़ोन कर लिया, क्योंकि वो भी इससे नाराज़ था और इसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर वारिक का कहना था कि वह हक पर है। ताशफिन को अपने ऑफिस में देखकर बहुत खुश हुआ, बल्कि जैसे इसने वारिक को फ़ोन करके बताया कि ऑफिस के बाहर है, वो खुद इसे रिसीव करने के लिए नीचे चला है। इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। देखो यार, मैं एक डायरेक्टर हूँ, ये सारे काम मुझसे नहीं होते। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी ऑफिस में इस तरह का काम नहीं किया। जहाँ पर मैं काम करता था ना, वहाँ पर भी मेरी जॉब ये वाली तो हरगिज़ नहीं थी। क्या तुम लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर्स बनाते हो? वो इसके साथ अंदर आते हुए अपने पूरे ऑफिस को देख रहा था, जबकि मिस माहम वारिक के साथ एक हैंडसम से नौजवान को आते देख जल्दी से अपने बाल ठीक करती उठकर खड़ी हो गई थी। बीबी तेरी इतने भी जगह कोई नहीं बननी। मिस माहम, ये मेरे भाई हैं, आप हम दोनों के लिए मज़ेदार सी कॉफ़ी अंदर भेजें, और मेरी जो मीटिंग है थोड़ी देर बाद वो कैंसिल कर दीजिए। फ़िलहाल मैं ताशफिन के साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो माहम की तरफ देखते हुए बोला, जिसने मुस्कुराकर हाँ में सर लाया, जबकि ताशफिन की नज़र अब भी ऑफिस की इस दीवार पर थी और इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये WT इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है? वो इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा, तो वारिक ने कहकर लगाया, मेरे छोटे भाई, इसका मतलब है वारिक ताशफिन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। यहाँ पर हर चीज़ तेरे नाम की है, चल अंदर जा जा। वो इसे अंदर की तरफ ले जाते हुए तफसील से बता रहा था, जबकि ताशफिन हैरान था। इसके यहाँ न होने के बावजूद भी इसके बाप ने इसे
हर चीज़ में शामिल कर रखा था। क्या बात है, यहाँ मेरे नाम की कंपनी है, मुझे खबर ही नहीं। वो मुस्कुराते हुए अंदर आया जहाँ टेबल पर पड़ा वारिक का फ़ोन बज जा रहा था। देख किसका फ़ोन आ रहा है, कोई ज़रूरी कॉल है तो आराम से अटेंड कर ले, तब तक मैं ऑफिस को देखता हूँ। ताशफिन ने इसकी तरफ देखा, जबकि टेबल के पास आते इसने घर का नंबर भी देख लिया। अरे ये तो घर से फ़ोन आ रहा है, मेरे ख्याल में बाबा तेरे बारे में पूछ रहे होंगे, लेकिन वो अपने फ़ोन से भी तो बात कर सकते थे। इसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वारिक मैं बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से मायरा की आवाज़ सुनाई दी। बोलो। वारिक ने सर्द सांस खींच कर कहा तो ताशफिन ने एक नज़र से देखा। खाना खाया आपने? वो नाराज़गी से भरपूर लहजे में बोली। मुझसे ज़रा तुम्हारा खाना खाना ज़रूरी है मायरा, तुमने कुछ खाया या नहीं? वो उल्टा से सवाल करने लगा, जबकि ताशफिन मुस्कुराकर हर चीज़ को देखने लगा। वहीं दोनों हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल तंग नहीं करना चाहता था। मैंने खा लिया, आपने खाया? मायरा खुद को इसकी फ़िक्र करते हुए देखकर बोली। हाँ खा लिया, अपना ख्याल रखना। इसने मायरा की कोई भी बात सुनने बिना कहकर फ़ोन काट दिया। ताशफिन मायरा और वारिक के बारे में बचपन से जानता था। इनकी मंगनी हुई, लेकिन एक वक्त था जब मायरा का कहना था इस घर में शादी हरगिज़ नहीं करेगी, लेकिन फिर शायद वारिक ने इसे शादी कर ली थी। कैसे, क्यों, क्या, वो नहीं जानना चाहता था। बस इसके लिए इतना ही काफ़ी था। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इस रिश्ते को निभाना चाहते थे। आहो, लेकिन आजकल तो छितरो छितरी चल रही। ज़ाइना तुम वापस आ गई? मेरी साड़ी पहनकर किसकी इजाज़त से गई थी तुम? तुम्हें अपना शौहर दे दिया कि ये काफ़ी नहीं कि तुम मेरी चीज़ें भी इस्तेमाल करने लगी हो? वो वॉशरूम में आकर अपनी साड़ी चेंज करने लगी जब इसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। इसने पीछे मुड़कर देखने की गलती नहीं की, बल्कि सामने शीशे में अपने पीछे खड़ी ज़ैनब को देख रही थी। इसका सर बुरी तरह से चकरा और अगले लम्हे वो ज़मीन बोस हो गई थी। क्या यार, जब भी मज़ा आने लगता है आंटी बेहोश हो जाती है, सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। वो पैर पटकते हुए बाहर निकली थी। हाँ हो गया कहाँ? डैनी अचानक इसके सामने आई। इसकी अपनी चीख निकलते निकलते बची। ओहो, यार डराना ही सी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, डरा दिया ना मुझे। अभी मुझे लगा ज़ैनब आंटी सचमुच में आ गई मुझे डराने के लिए कि तुम मेरा रोल क्यों प्ले कर रही हो। वह घबराए हुए लहजे में बोली तो डैनी ने बुलंद कहकर लगा और इसके गिर्द अपनी बाहों का हसार बनाते इसे घर से ही ले गया था। अरे स्टूपिड, पहले जाकर आंटी को वॉशरूम से हटाओ, बेचारी गिरी पड़ी है। अगर वहीं पड़े पड़े फोत होगी तो। वो परेशानी से इसे कहने लगी। बहुत एक ढीठ औरत है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। तुम जाओ गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं इनको बेड पर फेंक के आता हूँ। वो आंख दबा कर कहता अंदर कमरे में वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी। इसके जिस्म पर इसकी माँ की साड़ी थी। इसने तरस भरी निगाहों से इसे देखा, लेकिन फिर याद आया कि वो तरस खाने के काबिल नहीं थी। इसे बड़ी मुश्किल से अपने बाजू में उठाए बेड पर लाया और फेंकने वाले अंदाज में इस पर कंबल गिरा था। दरवाज़ा लॉक करके लाइट ऑफ कर चुका था। अब इन दोनों का इरादा किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का था। ओए होए, सही और यही डिज़र्व कर दिए लानती औरत। बात होगी तुम्हारी मायरा से? वो कॉफ़ी का लबों से लगाया ऑफिस का चक्कर कराया था। जी जनाब होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम फ़ोन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे? वो इसकी तरफ देखते हुए बोला तो ताशफिन ने अपना मोबाइल निकाल के इसके हवाले किया। अपनी सिम का इंतज़ाम तो मैंने कर लिया, बाबा से इनकी ले ली थी, लेकिन वो क्या है ना कि तनाविश की सिम का इंतज़ाम मैं कर नहीं सका और यहाँ आते हुए इसका व्हाट्सअप पता नहीं क्यों बंद हो गया। तो क्या तुम मुझे घर का नंबर मिलाकर दे सकते हो? मुझे अपनी बीवी से हाल खैरियत पूछनी है। वो मुस्कुराते हुए बोला, अंदाज़ काफ़ी रोमांटिक था। वारिक ने जल्दी से इसका फ़ोन थाम कर घर का नंबर मिलाना शुरू किया था। ये ले जनाब, आप जल्दी से बात कर लें, तब तक मैं एक दो ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। मैं तुम्हें एक राउंड लगवाता हूँ शहर का। ओ ग्रेट यार, गुड आइडिया। लेकिन बाइक है क्या तुम्हारे पास? वो क्या है ना, मुझे गाड़ी पर सफ़र करने में मज़ा नहीं आता। तुम्हें बाइक चलानी आती तो है ना? वो इस अंदाज़ में बोला कि वारिक के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुमसे अच्छी चला सकता हूँ, मैं बाइक का इंतज़ाम करता हूँ, तुम बात कर लो। वो कहकर बाहर निकल गया, जबकि ताशफिन इसकी बात से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन बात करे? दूसरी तरफ से इसे बारीक सी बच्चों से आवाज़ सुनाई थी। वालेकुम अस्सलाम, गंदे वाला भाई बात करो, अपनी अच्छी वाली आपी को बुला के लाओ। वो बिज़ी है। अंदाज़ बड़ा बेसाख्ता था। ताशफिन ने घूर कर फ़ोन को देखा। इसको कहो इसके शौहर का फ़ोन है, आवाज़ में रोब था। हम किसी के शौहरों से किसी की बात नहीं करवाते, शाम को घर आकर बात कर लीजिएगा। वो फ़ोन रखने वाला था कि ताशफिन ने टोक दिया। ओए होए, ताशफिन ने सही सिड्डा लगता था। मतलब मेरा दिमाग ख़राब है जब मैं वारिक से कह रहा था कि छोटू के लिए आइसक्रीम पैक करवा दो। अरे नहीं नहीं, अच्छे वाले भैया, मेरे प्यारे ताशी भैया, आप भी ना, मैं तो मजाक कर रहा था। आप आइसक्रीम पैक करवाओ ना, मैं आप ही को बुला के लाता हूँ। वो फ़ौरन लालच में आ गया। ताशफिन का कहकर बेसाख्ता था। बहुत पहुंची हुई चीज़ था ये बच्चा। जबकि थोड़ी देर के बाद इसे अपने फ़ोन पर इसकी आवाज़ सुनाई दी। देखिए कैसे उन्हें छोटू को हैंडल किया। अस्सलाम वालेकुम ताशफिन, कहाँ हैं आप? ऑफिस गए हुए हैं क्या? वारिक भाई के पास आपने जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? तुम बिज़ी थी जान, इसलिए नहीं बता सका। ये बताओ मेरी बेबी गर्ल कैसी है? इसको क्या होना, फुल मौज मस्ती में आराम करिए। आप बताओ ऑफिस कैसा लगा? ठीक है, ऑफिस काफ़ी बोरिंग जगह, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। तुम बताओ तुम कैसी हो और मेरे दुश्मन लोग कैसे हैं? वैसे मैंने रात को गिन लिए थे कितने। वो बड़ी बेबाकी से बोला था, जबकि तनाविश जो सबके सामने बीच बैठी इससे बातें कर दी। अचानक इसका चेहरा लहू छलकाने लगा। ताशफिन, मैं सब फैमिली वालों के साथ बैठी हूँ, इसने बेहद कम आवाज़ में बताया। हाँ तो बैठो ना जान, मैं कौन सा तुम्हें मना कर रहा हूँ किसी के पास बैठने के लिए। मैं तो बस बता रहा हूँ कि मैंने गिने पूरे 8 हैं। और वो जो कमर। ताशफिन, खुदा के लिए मैं सबके बीच में बैठी हुई। इसने इसे बेबाक बातों से रोकना चाहा। मैंने सबको किस किया था, 8 के 8 को इतने प्यार से पेश आया मैं अपने दुश्मनों के साथ। इसकी घबराहट पर मज़ीद फैलने लगा। ओए होए ताशफिन, इसने बेबसी से पुकारा था।
यार वैसे आठों के आठों प्यारे हैं, लेकिन वो जो गर्दन के पीछे वाला ना, वो भी बोल ही रहा था जब दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। तनाविश बेबी तुमने अच्छा नहीं किया। उसने फ़ोन को घूरते हुए दोबारा नंबर मिलाना शुरू किया। अरे देखो तनाविश, फिर से फ़ोन बजने लगा। ताशफे नहीं होगा, अम्मा ने पीछे से कहा तो मजबूर होकर फ़ोन अपने कान से दोबारा लगा चुकी थी। सख्त जहर लगी मुझे तुम्हारी हरकत। बीबी सज़ा के हकदार हो तुम। कल रात अपने दुश्मनों के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आया था, आज तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, याद रखना। मैं बाकी से कहता फ़ोन बंद कर चुका था जबकि तनाविश की सच में सांसें सूखने लगी थी। देखते सही हूँ ना सिड्डा लाना ने। वो बुखार बेड पर पड़ी थी, इसे तेज़ बुखार था, जबकि रैनी दूसरे कमरे में अगले कदम का इंतज़ार कर रहा था। अब वक्त आ गया था आखिरी बार करने का। इसने फ़ोन उठाकर किसी को कॉल की। आप कब तक पहुंच जाएंगे? मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं रास्ते में कुछ देर तक आ जाऊँगा। दूसरी तरफ से जवाब है, ठीक है मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ बाबा को लेने के लिए। इसने बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। आज ही किस्सा तमाम हो जाना था, इसे यकीन था इसने जो सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। बदर खान के साथ इसने डील की थी। ये डील तकरीबन 1 महीना पहले स्टार्ट हुई थी, जब बदर खान ने कहा कि इस औरत के मुंह से इसके जुर्म का इकरार करवा सकता है, और इसने बदर खान को अपनी आधी जायदाद की ऑफ़र कर दी। हाँ, इसे कुछ नहीं चाहिए था सिवाय अपनी माँ की कातला को इसके अंजाम तक पहुँचाने के, और इसे यकीन था कि वो वक्त दूर नहीं, बहुत जल्द वो अपनी माँ की कातला को इसके अंजाम तक पहुँचा देगा। बस आज इसने जो सोचा था सब कुछ वैसा ही हो जाए। तो सुने, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। वो जानता था वो बुखार में तप रही है, लेकिन अपने दिल में इसके लिए किसी तरह के कोई नरम जज्बात रखता ही नहीं था। मेरी तबीयत ठीक नहीं बेटा, अगर तुम घर ठीक हो चुका है इंशाल्लाह हम कल वापस अपने घर चले जाएंगे। तब तक के लिए बेहतर होगा कि अपनी तबीयत ठीक रखें। खुदा हाफिज़। मेरी निशा के साथ अगर ड्राइव ना होती तो मैं रुक जाता आपके लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको मेरी ज़रूरत है। ना आपको कभी पहले मेरी ज़रूरत थी और ना ही कभी आगे होगी। खुदा हाफिज़। वो कहकर बाहर निकल गया। अरे मायरा बेटा तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? वो सब लोग नीचे, इतनी खुशी की बात है। हाय अल्लाह, फिर मेरी गर्दन से कीड़ी आई है। वहाँ पे मेरे मच्छर दुश्मन थे, यहाँ पे मेरी कीड़ियाँ मेरी जान को आई पड़ी हैं। अरे मायरा बेटा तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? सब लोग नीचे, इतनी खुशी की बात है, तुम भी सबके साथ एंजॉय करो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वो पता नहीं कि ऊपर की तरफ आए थे, जब इसे अकेले बैठे हुए देखा। आप ना मेरे सामने ना आया करें, सख्त नफरत है मुझे आपसे। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसका अंदाज इंतहाई बदतमीज़ाना था। बेटा मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे गलती क्या हुई हो, तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों करती हो, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। इब्राहिम साहब ने इसके सामने हाथ जोड़ने चाहे थे। बस कर दीजिए ड्रामेबाजियाँ, कहीं और जाकर कीजिए। मेरे बाप को जान से मारकर आप मुझसे पूछते हैं कि आपकी गलती क्या है? कातिल है आप मेरे बाप के, और मैं आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। आपने वारिक को फोर्स किया ना कि हम ये घर ना छोड़ें, लेकिन मैं घर छोड़ कर रहूँगी। मैं अपने शौहर के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। आखिर कब तक आप मेरे शौहर को इमोशनली ब्लैकमेल करके हमेशा अपने साथ बांध कर रखेंगे? कान खोल कर सुन लीजिए इब्राहिम साहब, मैं बहुत जल्द आपका असल चेहरा अपने शौहर के सामने लाऊंगी। जो आपने किया ना, इसकी सज़ा मैं पूरी दुनिया के सामने आपको दिलवाऊंगी। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि आपकी हकीकत क्या। बहुत करीब है अपने अंजाम से आप। वो दिन दूर नहीं जब आप फांसी के फंदे पर होंगे। बंद करिए ड्रामेबाजियाँ, क्योंकि आपसे घटिया और चीप इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। मैं इंतहाई गुस्से से कहती अपने कमरे में जा बंद हुई, जबकि इब्राहिम साहब खामोशी से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ गए। मायरा ने अपनी दोस्त का कातिल समझती थी, ये बात तो हमेशा से जानते थे, लेकिन मैं इनसे इतनी नफरत करती थी ये अंदाज़ा नहीं था इन्हें। तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मायरा आहिस्ता आहिस्ता हर रिश्ते को कबूल कर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। मायरा सब कुछ कबूल करने के बावजूद भी इन्हें कबूल करने के लिए कभी तैयार नहीं थी, और शायद इसने कभी भी इन्हें कबूल करना भी नहीं था। इसे 3 दिन से बुखार था। जब से मैं निशा के घर से वापस आई थी और आईने में इसने ज़ैनब को देखा, तब से इसकी तबीयत बेइंतहा ख़राब थी। लेकिन इसे पता चला कि आज रात तक इरफान वापस अपनी मीटिंग अटेंड करके घर आ जाएगा। कल फ़ोन पर वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं। इनका इरादा डैनी की शादी पाकिस्तान में करने का था, लेकिन इनकी इस बात पर इसने साफ इनकार कर दिया। इसका कोई इरादा नहीं था कहीं भी जाने का, और इसने कहा था कि वैसे भी इन लोगों को पाकिस्तान में कोई खास रिश्ता नहीं है, और वो जब इस बात पर इतराज़ उठाएँ कि निकाह की रस्म तो इतनी छोटी सी होती है, रुखसती तो वैसे भी बाद में होनी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी पाकिस्तान में की जाए या न्यूयॉर्क में। इरफान साहब कोई बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए घर आकर इन्हें इस बारे में मुतमिन करने का फैसला किया। मैंने बताना चाहते थे कि ज़ैनब की ख्वाहिश थी कि इसके बेटे की शादी पाकिस्तान में, और वो अपनी ज़ैनब की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल फ़ोन पर इस तरह की बातें करना इन्हें मुनासिब नहीं लगा। वो खुद में हिम्मत पैदा करते हुए उठकर वॉशरूम की तरफ जाना चाहती थी, जब से बाहर से आवाज़ सुनाई दी। इसने बेड से उठते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, जब इसे खटखट की आवाज़ किचन की तरफ से आई। इसे लग रहा था कोई चूड़ियाँ पहनकर किचन में बर्तन धो रहा, कोई मुलाजमा वगैरह तो यहाँ आती नहीं थी, तो कौन हो सकता था? समझना इसके लिए मुश्किल तो नहीं था। इतने यकीनों से वह यकीन कर चुकी थी कि इस घर में ज़ैनब की रूह भटकती है। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई किचन में जब रेड कलर के जोड़े में जल्दी जल्दी बर्तन धोने में मसरूफ़ थी, ज़ायना चीखते हुए वापस अंदर की तरफ भाग गई, जब सामने से आते वजूद से टकराई। इसने हैरानगी से अपने सामने खड़े बदर खान को देखा और फिर देखती रह गई। बदर खान पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, लेकिन इसे इस हालत में देखकर इसके चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट थी। अरे अरे मिसेज़ इरफान, आप इतना खौफज़दा क्यों? खैरियत तो है? कहीं कोई भूत तो नहीं देख लिया? वो मुस्कुराते हुए लहजे में तंज कर रहा था। तो ये सब कुछ तुम कर रहे हो ना मेरे साथ? ये सब कुछ तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, राइट? वो इसी पर शक करने लगी। क्यों? मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? मैं तो तुम्हें दुनिया से हटाऊंगा, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया इसके बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हारा रास्ता साफ़ किया तो तुम्हें आसानियाँ दिखाई थी, लेकिन तुम ठहरे एक नंबर के बेवकूफ़ कुछ कर ही नहीं सके।
हाँ सही कहा तुमने, मैं बेवकूफ़ था तो तुम्हारी बातों में आ गया और तुम पर यकीन कर लिया। ज़ैनब कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, वो अपने शौहर और अपने बेटे को चाहती थी। तुमने मुझे झूठी बातों में फंसलाया और मुझसे ऐसे ऐसे गुनाह करवाया जो शायद मुझे रोज़े मैशर भी सर नहीं उठाने देंगे। वो बहुत पछतावे में था। हाँ तू तो हाजी सी, तू तो सिर्फ वो गल्ला च आया, तेरे अपने दिल ते तकोड़ कोई है ही नहीं सी। लानत मारिया। तो तुम्हें अब रोज़े मैशर का खौफ सताने लगा बदर खान? मैंने सिर्फ तुमसे इब्राहिम को ख़त्म करने के लिए कहा था, इसके पूरे ख़ानदान को तुम खुद मारने आगे बढ़े थे। मैंने कब कहा तुमसे कि मूसा खान को मरवा दो या फिर इब्राहिम के भाई और भाभी का कत्ल करवा दो? मैं तुम्हें पहले बता चुकी थी कि इस गाड़ी में इब्राहिम नहीं है। इन लोगों को तुमने मारा, इसकी सज़ा भी तुमने भुगती है, मैं इस सब में शामिल नहीं थी। मैंने तो तुम्हें बताया था कि गाड़ी में कौन कौन है, तुमने खुद इस ड्राइवर को मना नहीं किया क्योंकि तुम खुद जायदाद के लालच में मूसा खान को रास्ते से हटाना चाहते थे। वो पुरसकून अंदाज में सारा इल्ज़ाम इसी के सर पर लगा चुकी थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मूसा खान का कातिल मैं हूँ, इब्राहिम को मैंने मारा, फ़हीम और इसकी बीवी का कातिल भी मैं हूँ। और ज़ैनब, जवाब दो, ज़ैनब को किसने मारा? तुमने। तुम कातिल हो ज़ैनब की। तुमने अस्पताल में ज़ैनब का कत्ल किया क्योंकि वो तुम्हारी हकीकत जान चुकी थी। वो जान चुकी थी कि तुमने इसके भाइयों को मरवा डाला। बदर खान गुस्से से चीख रहा था जबकि वो कहका लगाकर हंसी। बुखार की हालत में भी इसका मकरूर चेहरा इसके सामने था। हाँ मैंने इसे मार डाला, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो सब कुछ जान चुकी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इरफान इसके प्यार में पागल था। यहाँ मैं इसके लिए अपने शौहर अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार थी, वहाँ वो इसकी मोहब्बत में डूबा हुआ था। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था इसका ज़ैनब के लिए फ़िक्रमंद होना, इसे पागलों की तरह चाहना, इसका ख्याल रखना। अगर वो सब कुछ ना सुनती ना तो भी मैं इसे मार डालती। मैं इसे इरफान की ज़िंदगी से दूर निकाल कर फेंक देती। वो तो इत्तेफाकन इसने इस रात सब कुछ सुन लिया और फिर मुझे इस रास्ते से हटाना पड़ा। हालांकि ये सब कुछ करते हुए मुझे दानियाल ने देख लिया था, लेकिन दानियाल इस छोटी सी उम्र में समझ ही क्या सकता था। फिर मैंने दानियाल को इतना टॉर्चर किया कि मुझसे खौफज़दा रहने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मेरा खौफ फैलता चला गया। वो जानता था इसका बाप कभी इस पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए दानियाल ने मुझे और बहुत तरीक़ों से सताने की कोशिश की, लेकिन बच्चा था ना, कब तक मेरा मुकाबला करता। आखिर इसे यकीन करना ही पड़ा कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहका लगाते हुए हंस रही थी जब इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा। इसने एक नज़र बदर को देखा और फिर मुड़कर पीछे की तरफ देखा जब एक सन्नाटेदार तमाचा इसके मुंह पर आ लगा। अगले लम्हे वो ज़मीन बोस हुई थी, जबकि सामने खड़ा इरफान गुस्से से पागल हो रहा था। हूँ तो जहर खा के मरना कि चुल्लू भर पानी गटरां दे पानी च डुबकियां ला के मरना? एडा तू लाई लग सी ना, जिथे तेनों लाया तो तू पागल आदमी लग गया ਉਹਦੇ पिछे। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, किसी चीज़ का कुछ नहीं। इरफान, इरफान अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो देखो, ये सब लोग मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। पता नहीं मेरे मुँह से क्या क्या सुनना चाहते हैं। इरफान, तुम्हें मुझ पर एतबार है? वो अजीब हंसी अंदाज में इसके पास आती इसके कंधों को थाम चुकी थी। नहीं मेरी गल सुनो, और इन्ना नहीं पता लगे डॉक्टरां नूं कि उन्हें किद्दां मारिया सी? कोई इन्वेस्टिगेशन बंदा करे, कोई कुछ करे। कबर तो ही उठने तो तैयार नहीं सी। जा कबर दे विच जाकर ज़ैनब दी दफन हो तू। जब कोई उसे नफरत से खूर से धक्का मारता पीछे हटाने लगा। इरफान साहब, आपने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया, अब तो आपको यकीन आ ही गया होगा कि औरत कितनी घटिया और जलील है। आपकी बीवी ज़ैनब की कातला यही थी। इस रात अस्पताल में इसी ने इसका कत्ल किया था और दानियाल ने कत्ल अपनी आंखों से देखा। यही वजह थी वो खामोश हो गया, हर चीज़ से कट गया था। लेकिन आपने शायद जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपके बेटे के साथ क्या मसला हुआ। आप तो बस अपनी तरह अपने बेटे की तन्हाई को भी ज़ैनब की जुदाई का नाम देके। हाँ दानियाल हमेशा से जानता था, लेकिन वो जानता था कि आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए वो खामोश हो गया, क्योंकि 6 साल के बच्चे से इस तरह की बात मनाना नामुमकिन से बात है। और इस औरत ने दानियाल को इस हद तक डरा के रखा कि वो चाहकर भी आपके सामने हकीकत नहीं बयान कर सका। आपने फ़ोन पर मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन अब तो आपको यकीन आ गया होगा। हाँ ये हकीकत है कि इब्राहिम, फ़हीम और इसकी बीवी का कातिल मैं हूँ। यहाँ तक कि मूसा खान अपने सगे भाई को मैंने मारा, लेकिन आपकी बीवी की कातिल ये औरत है। वो बोले जा रहा था जबकि ज़ायनब सिर्फ़ और सिर्फ इरफान को देखी थी। वो बस इसे किसी भी तरह अपनी बात का यकीन दिलाना चाहती थी। इसे यकीन था वो किसी की नहीं सुनेगा, हर बार की तरह सिर्फ इसकी सुनेगा। और अपने मुँह पर थप्पड़ खाने के बावजूद इससे पीछे नहीं हटी थी। दानियाल, पुलिस को फ़ोन करो ताकि कातिला को अभी के अभी जेल की सलाखों के पीछे ले जाए। और जो कुछ तुमने किया ना ज़ायना, इसकी सख्त से सख्त सज़ा तुम्हें मिलेगी। नहीं इरफान, ये सब झूठ है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए। इरफान ये सब झूठ है, ये सारी प्लानिंग की जा रही है। ये सब कुछ वो कर रही है, वो जो किचन में खड़ी है, ये सब ज़ैनब की प्लानिंग है। वो पागलों की तरह किचन के दरवाजे पर खड़ी निशा की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि निशा खामोशी से सब देख रही थी। एक पल के लिए तो इरफान भी निशा को देखकर खुटक गया। देखो ये मेरे पास आ रही है, मुझे मार डालेगी जिस तरह मैंने इसे मार डाला। ये मुझे मार डालेगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझसे मेरे इरफान को छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हाँ मैं तुम्हें फिर से जान से मार डालूंगी। वो पागलों की तरह कहती वहीं फ्रूट की टोकरी से छुरी उठाकर इसकी तरफ बढ़ी। निशा तो खुद इसकी हरकत पर हैरान रह गई। वो इस पर हमला करने वाली थी कि इरफान ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींचा और एक और जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया। पटाख पटाख, एक अदर चटाख तो दूसरा पटाख। जबकि दानियाल निशा के आगे आ चुका था। दानियाल खड़े क्या हो? मैंने कहा पुलिस को फ़ोन करो, ये पागल औरत इस घर में एक सेकंड और नहीं रह सकती। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की 4 दीवारियाँ। इरफान इसे देखते हुए चिल्लाकर बोला, जबकि दानियाल निशा को एक तरफ करता अपने मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा।
मुझे यकीन है तुम बाइक रेसर हो, इतनी अच्छी कोई आम इंसान बाइक चला ही नहीं सकता, और वो भी हैवी बाइक तो नामुमकिन से बात है। वो इसके साथ घर के अंदर दाखिल होते हुए बोला, जबकि बारीक इसकी बातों पर मुस्कुराया जा रहा था। अभी तो बताया तुम्हें कि कॉलेज के ज़माने में दोस्तों के साथ कभी कभार रेसिंग कर लेता था, लेकिन पता नहीं सच में इतना अच्छा बाइक रेसर हूँ मैं, पता नहीं था। वो आंख दबाकर बोला, ओ हेलो, मुझे ना पाकिस्तान के रोड्स का ठीक से पता नहीं है। वरना तुम जैसा को तो 1 मिनट में हरा सकता हूँ। वो हारने के बाद मैं हार मानने को तैयार नहीं था, जबकि वारिक इसकी हालत पर कहका लगाता अंदर दाखिल हो चुका था। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ दोबारा से बाइक रेस करना चाहता हूँ, वो चैलेंज कर रहा था, जबकि वारिक कंधे उचकाता सबके साथ जाकर बैठा। अम्मा, हरा दिया आपके बेटे को, एक ही बार में आया बड़ा रेस लगाने वाला। वो अम्मा की गोद में लेटते हुए इस अंदाज में बोला कि ताशफिन को मजीद मिर्ची लग गई। अम्मा, मुझे सड़कों का अंदाज़ा नहीं है, वरना इन जैसों को तो मैं 1 मिनट में हरा सकता हूँ। वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, जबकि तनाविश खुश हो गया, आखिर इसका भाई जीत कर आया। ओए होए, एड्डी खुश ना हो, बात चल लेने तो देने पे ऐसा कैसे है भाई, आप सच्ची में ताशफिन से जीत गए। वो खुश होते हुए इसके साथ आकर बैठी, जबकि वो इसके सर पर हाथ फेरता प्यार से इसकी नाक खींचकर हाँ में सर हिला गया। कोई नहीं, मैं नहीं मानती, ताशफिन को कोई नहीं हरा सकता। मायरा ताशफिन के पास बैठती बोली, हाँ पूछो मायरा से, कोई जीता वीता नहीं है तुम्हारा भाई? अभी तो मैं प्रिपेयर नहीं था रेस के लिए, कल तुम देखना कि कौन जीतता है। वो अब भी हारने को तैयार नहीं था, जबकि वारिक इसे विक्ट्री का निशान दिखाता वहाँ से जाने पर मजबूर कर चुका था। इससे ज़्यादा अपनी बेइज्जती बल्कि बाइक रेसिंग की तौहीन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। देखना मायरी, कल कैसे तुम्हारे शौहर को हराता हूँ। वो मायरा को कहता वहाँ से चला गया। जाओ तनाविश, जाकर ताशफिन को कपड़े दो, और बेटा तुम भी फ्रेश हो जाओ। वो तनाविश को देखते हुए वारिक से बोली, जिस पर फ़ौरन हाँ में सर हिलाता उठा, और इसके पीछे मायरा भी ऊपर कमरे की तरफ चली गई। वो कमरे में एक तो सुकून से बेड पर लेटा हुआ था। इसकी हालत देखकर तनाविश को हंसी आ गई। मूड कुछ ख़राब लग रहा था। बेचारा हार कर आया था, खुश तो हरगिज़ नहीं होगा। क्या हुआ, हार कर आए हैं इसलिए मुँह लटका कर बैठे हुए? वो इसके पास बैठते हुए मज़ीद मज़े लेने लगे इसकी हालत का, जबकि वो इसका हाथ पकड़ के इसे अपनी तरफ खींच के, दूर से समझ नहीं आती, मुझे पास आकर बात किया करो यार। वो इसे खुद पर गिराते हुए इसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब कर चुका था। जी नहीं, मैं हारे हुए लोगों के पास आकर बात नहीं करती। वो इसकी नाक खींचते खिलखिलाकर हंसते इसके करीब से उठने लगी तक, लेकिन ताशफिन इसे उठने दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। लेकिन हारे हुए लोग बड़े सुकून से बात भी कर लेते हैं और फ़ोन बंद होने का इंतकाम भी ले लेते हैं। वो इसे दिन वाली बात याद करवा कर अगले लम्हे करवट बदल कर इसे बेड पर गिराता खुद इसके ऊपर आ चुका था। आपने अपनी बातें देखी थी, इस पर फ़ोन बंद करना बनता था। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा फ़ोन बंद करना बनता था, अब सज़ा को बर्दाश्त करना भी तुम्हारा बनता है। जी नहीं, मुझे नीचे जाना, मैं सिर्फ आपके कपड़े आपको देने आई हूँ। वो अपने आप इसकी पनाह से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह आहिस्ता आहिस्ता इस पर हावी होता जा रहा था। ताशफिन, नीचे जाना है। अपने लबों पर इसकी गिरफ्त सख्त होती महसूस करके इसने सांस लेने के लिए इसे खुद से दूर किया, जबकि वह इसकी गालों को चूमता इसकी गर्दन पर झुक चुका था। आराम से जाएंगे जाने मन, क्या जल्दी, और वैसे भी तुम्हारा शौहर ऑफिस से थका आ रहा है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम इसकी थकन उतारो। वो मज़ीद इसे अपनी बाहों में कैद करते इसके कंधे से शर्ट सरका चुका था। नहीं ना ताशफिन, मुझे आइसक्रीम खाने जाना, वारिक भाई अभी लेकर जाएंगे, और मैं अपनी जान को रात को लेकर जाऊँगा। उसके लबों पर अपने लब रखते इस पर पूरी तरह काबिज हो गया, और न चाहते भी इसकी पनाहों में बिल्कुल बेबस होकर रह गई। अब आज़ादी मुमकिन नहीं थी, इसलिए मज़ामत भी बेकार थी जो वह छोड़ चुकी थी। ये वाली शर्ट निकाल दूँ? इसने एक सफ़ेद शर्ट सामने करते हुए पूछा। वारिक जो अपने मोबाइल पर बिजी था सिर्फ नाम में सर लगे। तो फिर? इसने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्या घर वापस आने के बाद तुमने मुझे कभी इस तरह के कपड़ों में देखा? उल्टा इसे सवाल करने लगा। नहीं, अभी आप छोटू को नीचे कह रहे थे ना कि आइसक्रीम खाने जाना, तो मुझे लगा कि आप कमीज शलवार पहन कर नहीं जाएंगे, इसलिए पूछा। वो कमीज शलवार निकालते हुए बोली और बेड पर रखकर जाने लगे, जब अचानक वारिक ने इसका हाथ थाम लिया। मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? इस तरह से क्यों मुँह लटका कर घूम रही हो? जब से घर आऊँ शक्ल पर 12 बजे में। वो इसे अपने करीबी बिठा चुका था, जबकि उसका चेहरा देखने लगी। क्या वो नहीं जानता था कि इसका मूड क्यों ऑफ है? इस लड़ाई के बाद इन दोनों में ठीक से बात हुई कहाँ थी? वारिक, मैं आपके साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, तो वारिक ने इसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया। और मैं भी तुम्हारे साथ एक नई और खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। मायरा, तुम मेरा कल हो, तुम मेरी नस्ल को इस दुनिया में लाने वाली हो, मेरी औलाद को पैदा करने वाली हो, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने रिश्ते नहीं छोड़ नहीं सकता। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अपनी माँ अम्मा से, अपने भाइयों से, अपने बाबा से। मेरे लिए वो लोग बहुत अहम है। अब तो ताशफिन भी वापस आ गया, हमारा घर मुकम्मल हो चुका है। अपनी इस गलतफहमी को दूर कर दो मेरी जान, ये सब कुछ सिर्फ एक गलतफहमी है। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला। आपके लिए कुछ भी हो वारिक, लेकिन मैं हर वक्त इस शख्स को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको ये सब कुछ गलतफहमी लगता है। आपको लगता है कोई इंसान इस दुनिया का सबसे नेक इंसान है, जबकि हकीकत कुछ और है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत जल्द हकीकत खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। तेरे सामने ना आज मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना मांगती हूँ कि मुझे इस शख्स के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करती हूँ मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलाम बनकर रहूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे इस घर से दूर ले जाइए। मैं आपको मना नहीं करी, आप बेशक हर रोज़ मिलें इनसे, अपनी फैमिली को वक्त दें, अपने घर वालों को वक्त दें, लेकिन मेरे लिए इस शख्स को हर वक्त अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। मेरे लिए वो कातिल है और कातिल ही रहेगा। ये बात कभी बदल नहीं सकती और ना ही हकीकत कभी छुप सकती है। वक्त लगेगा, लेकिन एक न एक दिन हकीकत आपके सामने भी आ जाएगी। वो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। जी तेरे सामने आ गई फिर?
मायरा, मैं तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता, सवाए इसके कि तुम मेरे लिए बेहद अहम हो, लेकिन तुमसे कहीं ज़्यादा मुझे वो शख्स अजीज है जिसने बाप बनकर मेरे सर पर हाथ रखा था, और ज़िंदगी के इस दौर में इसका मैं साथ छोड़ नहीं सकता, जिसने अपनी जवानी मुझ पर बर्बाद कर दी। अगर आज मैं इस घर को छोड़कर चला गया तो कल खुद बाप बनकर इसके दर्द को क्या ही समझ पाऊंगा। बेशक वो मेरा सगा बाप नहीं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इब्राहिम मुस्तफ़ा मुझे इतनी मोहब्बत नहीं दे सकता था जितनी मोहब्बत मुझे इब्राहिम मुस्तफ़ा ने दी है। मैं उसके करीब से कपड़े उठाता वॉशरूम में चला गया, जबकि मायरा भी मज़ीद कमरे में नहीं रुकी थी। हाय मायरा, मेरा बच्चा तो वही कपड़े पहन कर आ गई। जाके ठीक से तैयार हो ना, वो छोटू तो कह रहा था कि वारिक सबको आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जा रहा है। अम्मा ने सीमी उदासी से वापस आते देखकर कहा, नहीं अम्मा, मैं नहीं जा रही, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो मुस्कुराकर वहीं बैठ गई, जबकि अम्मा परेशानी से इसका चेहरा देखने लगी। पिछले 3-4 दिनों से वो कुछ उदास उदासी लग रही थी, न जाने क्या बात हुई थी। मेरी जान, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? वो इसके पास बैठते पूछने लगी तो न जाने क्यों मायरा का दिल भरा। इनके कंधे से लगकर बेवजह ही आंसू बहाने लगी। अम्मा तो परेशान होगी कि आखिर से हो क्या गया। जब बारिक नीचे आए, वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती इनसे अलग होगी। छोटू अहमद, तुम लोग के पास 2 मिनट का वक्त है। अगर तुम लोग तैयार होकर नीचे ना पहुँचे तो मैं अकेले चला जाऊँगा। इसने आवाज़ बुलंद कर, जिस पर वो दोनों पता नहीं कौन से कोनों से निकल आए थे। हम तो तैयार हैं, बस आपकी मिसेस तैयार नहीं है, और ताशी भाई और तनाशु आपे भी नहीं आए। इसने बड़ी मासूमियत से सीढ़ियों की तरफ देखा, क्योंकि वो लोग तो पहले गए थे, इनको तो पहले आना चाहिए था। ताशफिन का ऑफिस में आज पहला दिन था, बेचारा थका हुआ, तुम लोग ही जाओ। और मायरा उठ, तू भी जा, कल से सदफ की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस जुम्मे ने कहा, हफ्ते के दिन मेहंदी और इतवार के दिन शादी। अल्लाह के करम से वो भी अपने घर की हो जाएगी। कल हम सब ने शॉपिंग पर जाना। अम्मा ज़बरदस्ती से उठाने लगी। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अम्मा की आंखें दिखाने पर इसे उठना ही पड़ा। अम्मा को यही लग रहा था कि दोनों में किसी छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसे एक दूसरे से अलग रहकर नहीं बल्कि करीब रहकर सुलझाया जा सकता है। मैं चेंज करके आती हूँ। उठ कर खड़ी होते हुए बोली तो छोटी ने मुँह बनाकर बारिक की तरफ देखा। लड़कियों को अलाव होता है, अब वो लड़कों की तरह हैंडसम थोड़ी होती हैं कि जैसे भी हालत में उठकर चल दें। बारिक ने छोटू की तरफ देखते हुए सफाई पेश की थी। ओए होए, जो कि इसे पसंद आई। मायरा ने खाद जाने वाली नज़रों से देखा, जबकि मुस्कुराते हुए अम्मा को आंख दिखाता छोटू रहमत को बाहर आने का इशारा कर चुका था। एड्डा दू बेचारा। अदालत में साबित हो चुका था ज़ैना का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं से हर तरफ ज़ैनब नजर आती। नीशा तो इस दिन के बाद कभी इसके सामने नहीं आई। अपने पागलपन ने इसने पुलिस के सामने बात कबूल कर ली कि इसने न सिर्फ 4 कत्लों की साजिश की, बल्कि कत्ल इसने अपने हाथों से किया, जिसकी बिना पर अदालत इसे सख्त सज़ा देना चाहती थी। लेकिन इसका ज़हनी तवाज़ुन पूरी तरह से खो जाने की वजह से कानून चाहकर भी इसे कोई सख्त सज़ा नहीं दे पाया था। आखिर 15 दिन के बाद इस केस का फैसला ये हुआ कि इसे पागल खाने में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें वो करी थी पागल खाने वाले इसे ठीक कर सकते थे, और अगर वो कभी ठीक होती तो इसे कानून के मुताबिक इसके इलाज के बाद इसकी सज़ा उम्र कैद जेल थी। कानून अपना फैसला सुना चुका था, जबकि इरफान इसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहता था, लेकिन इसकी ज़हनी हालत की वजह से इरफान चाहकर भी इसे वह सज़ा नहीं दिलवा पाया जो वो दिलवाना चाहता था। इस वक्त इरफान की हालत बहुत ख़राब थी। एक ऐसी औरत जिस पर इसने यकीन किया था, जिसके साथ इसने नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी, जिसकी संगत में इसने अपनी ज़ैनब को तलाश करने की कोशिश की। हाँ, जब ज़ैनब के साथ इसका निकाह हुआ, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन ज़ैनब जैसी पाकीज़ा और प्यारी लड़की ने खुद ब खुद इसके दिल में अपने लिए जगह बना ली। वो इसे दीवानों की तरह चाहने लगा, लेकिन सिर्फ एक गलती, महज जवानी में उठाया गलत कदम आज ना सिर्फ इसकी ज़ैनब को इससे दूर कर चुका था, बल्कि सारी ज़िंदगी का पछतावा भी दे गया था। बहुत चंगा है, तेरे वगैरह ना होने इदा चाहिए सी कन्ना का कच्चा, भावें होंदे मरन दे विच नहीं हाथ सी तेरा, लेकिन बाद दे विच सारियां बगैरतियां अपने आप ही कीतियां ना। आप वापिस पाकिस्तान चले जाएंगे, यहीं पर रहिए, कम अज़ कम यहाँ पर आपका अच्छा इलाज तो हो रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स आपकी बीमारी को समझ सकते हैं। इरफान आज अस्पताल इससे मिलने के लिए, जिसे पता चला वो इस हफ्ते की फ़्लाइट से वापस पाकिस्तान जाने का सोच रहा है। नहीं, डॉक्टर ने कहा कि मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं है। मेरी बीमारी फैलती जा रही है, कैंसर का जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। सांसें ले रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अभी एक और काम रह गया पाकिस्तान में, जिसे सर अंजाम देना है। इसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इरफान ने एक नज़र डैनी को देखा, जो तकरीबन 1 हफ्ते से जिद कर रहा था कि इसे पाकिस्तान जाना। पाकिस्तान तो वो भी जाना चाहता था, लेकिन इब्राहिम से नजरें कैसे मिलाएगा, कैसे इससे कहकर तुम सही थे और मैं गलत। वो जानता था इस मुश्किल वक्त में इसका वाहद रिश्ता था, वाहद सहारा था। इसने इब्राहिम को तनहा छोड़ दिया। काश वो इसका साथ दे पाता, काश इस वक्त वो इसके साथ मिलकर ज़ैनब के कातिल को इसके अंजाम तक पहुंचा पाता। लेकिन कुछ पछतावे ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होते, वो भी एक पछतावा था जिसे कभी ख़त्म नहीं होना था। रह पछतावे ही रह, ज़ैनब दे कोल जा तू। क्या तुम्हारी निशा पाकिस्तान चलने के लिए तैयार होगी? इन्होंने पीछे की तरफ देखा तो डैनी ने पूरे ज़ोर शोर से हाँ में सर लिया। वो तो जैसे पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ था। निशा के पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में इनका अच्छा खासा घर बार, और सिर्फ निकाह पर बात डालने की क्या ज़रूरत है? वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। वैसे भी शादी के बाद तो इसे मुफ्त का ट्यूशन टीचर मिल जाएगा शौहर के रूप में। इंडिया देखो, फुर्तियाँ देखो। वो इनके पास बैठते बोला तो इरफान और बदर खान का कहका बुलंद हुआ। इनका बेटा बहुत तेज़ था, इसमें कोई शक नहीं, वो हर चीज़ को पहले से हल करके बैठा हुआ था। तो ठीक है, फिर देर नहीं करते, क्या ख्याल है बदर खान? वो इसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो भी महज हाँ में सारे ला गया। सगियाँ सहेलियाँ बनिया हुई हैं, पहले रकीब सी एक दूजे दे। मायरा का ऑफिस से छुट्टियां ले चुका था, क्योंकि घर में सदफ की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मायरा के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल था, वो बहुत प्यार से इससे बात करता, जैसे इन दोनों में कोई तलब कलामी हुई ना।
कल वो दोनों डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने कहा कि मायरा किसी बात की टेंशन ले रही है जिसके बच्चे के लिए अच्छा नहीं हो। इसकी परेशानी की वजह जानता था लेकिन इसके पास कोई हल नहीं था। कल सदफ़ का निकाह था जिसकी शॉपिंग के लिए उसे अपने साथ लेकर आए। मैं लाइट पिंक पहनूंगी, इसने 10वीं दफ़ा अपनी बात दोहराई। शौहर से जिद नहीं लगाते जान, नुकसान हो सकता है। वो प्यार से धमकी दे रहा था। लेकिन मुझे पिंक ही पहनना है ना, सबका पिंक होगा वारिक, समझे ना, तुम सबसे अलग हो। वो इसे मार्केट के अंदर लाता दिलकश अंदाज में बोला। मगर वारिक जान, मैंने एक बार कह दिया ना, अब बस। इसके लबों पर उंगली रखते खामोश करवाने लगे। लेकिन वारिक, अब अगर मुझे तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं इस मार्केट का लिहाज किए बिना तुम्हारे होंठ चूम लूँगा। इसने फिर से धमकी दी थी और इसकी धमकी कारआमद साबित हुई। इसके बाद तो मायरा के मुंह पर ऐसा ताला लगा जो घर जाने के बाद भी नहीं खुला। तो इसके लिए स्काई ब्लू कलर की ड्रेस लेकर आया जबकि बाकी सबकी लाइट पिंक कलर की होने वाली थी। खैर बाकी सब थे ही कौन, सिर्फ तनाविश थी जिसकी लाइट पिंक कलर की ड्रेस ताशफिन की पसंद की थी। वो तो सिर्फ इसके साथ मैचिंग करना चाहती थी जो ना हो सके। तो मैचिंग करके की कर लेना, आपने खोल रख मैचिंग, बाकी एक तरह का यूनिफॉर्म ज़रूर पहनना है। मेरी तो कोई मैचिंग करे तो मुझे सख्त नापसंद है। नहीं भाई, कपड़े अपने अपने। मेरे जैसे क्यों मार्केट में ख़त्म हो गए, सिर्फ मेरा ही जोड़ा जिसको कॉपी करना है, अपना बनाओ। निकाह सादगी से हुआ था जबकि बाकी सब रस्में धूमधाम से होने वाली थी। टाइम कम था लेकिन फिर भी घर के लड़कों ने संभाल लिया। वो एक ही दिन में निकाह के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर चुके थे। निकाह घर पर ही हुआ था और अब बाकी सारी रस्में भी इधर ही होनी थी, इसलिए इनके पास सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं थी। बेटा निकाह बहुत अच्छे से हो गया माशाल्लाह। सदर की शादी के लिए हर चीज़ की तैयारी कर ली हमने, बस अब खैरियत से बेटी अपने घर की हो जाए। वारिक थका रहा आकर सोफे पर बैठा जब इब्राहिम साहब ने कहा, आप फिक्र नहीं करें पापा, मैं और ताशफिन है ना, हम सब बाकी सब भी कर लेंगे। और हम भी हैं ना। अहमद ने बीच में कूदना ज़रूरी समझा क्योंकि गंदी कुमोलिका बाजी को घर से भगाने के लिए वो और छोटे भी बहुत काम कर रहे थे। ओए होए, गलती सही है। हाँ हाँ, इन दोनों ने भी बहुत काम किया। बाबा ने छोटू को गोद में लेते हुए अहमद को भी साथ लगाया। इब्राहिम साहब, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती जो आपने किया। वो तो सदफ़ का सगा बाप भी नहीं कर सका। सिर्फ निकाह की रस्म में शामिल होकर इसने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। इसके असल वर्सा बनकर तो आपने इसके सर पर हाथ रखा है। मैं हमेशा आप और आपा पर बोझ बनी रही। बहुत गलतियाँ की मैंने, लेकिन आपने कभी मुझे नीचा नहीं दिखाया। सब कुछ जानते हुए भी मेरी गलतियाँ नज़रअंदाज करते रहे। मैं बदनसीब जिनका खाती रही, इनके लिए बुरा सोचती रही। पता नहीं खाला को क्या हुआ, क्या अचानक रोने लगी थी। जबकि इब्राहिम साहब ने उठकर इनके सर पर हाथ रखा। आपा, आपको सिर्फ बहन कहा ही नहीं बल्कि दिल से माना भी है। और बहनों की गलतियों पर पर्दा डाला जाता, सरेआम नहीं लाया जाता। जो हुआ भूल जाओ और अपनी बेटी के मुकद्दर की दुआ करें। और तुम लोग ज़रा मेहमानों की लिस्ट फिर से चेक करना। वो खाला को छोड़ वारिक से मुखातिब हुए तो इन्हें वो लिस्ट दिखाने लगा। वो काफ़ी दिन से नोट कर रहे थे। मायरा चुप चुप थी। इनसे तो वैसे भी कभी बात नहीं करती थी लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा खामोश थी। आज सदफ़ की मेहंदी की रस्म अदा की जा रही थी लेकिन फिर भी इसकी खामोशी हनूज बरकरार थी। शादी की रस्मों में तो लड़के खुशबाश आगे पीछे घूमते लेकिन न जाने क्या वजह थी, वो यूँ ही उदास थी। ये बात तो वो जान चुके थे। वो अलग घर में रहना चाहती सिर्फ वारिक के साथ, और इसकी डिमांड जायज़ भी थी। और ये बात वो इन्हें पता चल चुकी थी कि मायरा ने अलग मकान ले भी लिया। लेकिन फिर भी ये तो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि इनका बेटा और बहू ये घर छोड़कर चले जाए। लेकिन मायरा की ज़िद ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दी। इसकी खामोशी, इसका चुप चुप रहना, इसकी उदासी ने पूरी तरह से बेचैन कर दी थी। यही तो दिन थे इसके खुश रहने के, हंसने बोलने के। और इन्हीं दिनों में वो यूँ सबसे कट कर रह रही थी। वो वारिक से बात करती थी, बाकी सबसे भी बहुत मोहब्बत से पेश आती, लेकिन वो खुशी जो इसके चेहरे पर देखना चाहते थे वो इन्हें नहीं मिल रही थी। बेटा मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे कहूँ। इब्राहिम साहब ने अपने कमरे में बुलाया था इसे। क्या बात है बाबा, क्या बात करनी है आपने मुझसे जिसके लिए आपको अल्फाज ढूंढने पड़े। वो इनके पास बैठ गया। बेटा वो मैं चाहता हूँ कि तुम मायरा को लेकर अलग हो जाओ। मेरा मतलब है कि मैं आपको ऐसा कहने के लिए मायरा ने कहा ना। वो इनकी बात काट कर बोला। नहीं, इसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं खुद कह रहा था। तुम्हें देखो वारिक, मायरा की खुशी तुम्हारे साथ रहने में, हम सबके साथ रहने में नहीं। और मेरी खुशी का क्या। वो इनकी बात काट के। बेटा मर्द अपनी खुशी अपने घर अपने बच्चों में ढूंढता है। औरत मोम की गुड़िया, इसके साथ जिद लगाकर क्या लेना। और इसकी ज़िद नाजायज़ नहीं। औरत हक रखती है अलग रहने का। वो तुम्हारी नस्ल की अमीन है, तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए। वो टेंशन लेती, डॉक्टर इसे इस माहौल से निकालने के लिए कह रहे हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करो मेरी जान। मुझे यकीन है कि अलग घर में रहकर वो तुम्हारे साथ पुरसुकून रहेगी, इन टेंशनों से दूर रहेगी। और हमारा मकसद भी तो यही है ना कि हमें से खुशी दे। मैं जानता हूँ मेरी वजह से इस घर में नहीं रहना चाहती। वो जिस गलतफहमी का शिकार है, हमें इस गलतफहमी से निकाल ही नहीं पा रहे। ताशफिन तक ने इसे ये बात समझाने की कोशिश की कि सिर्फ एक गलतफहमी है, लेकिन इस मामले में ताशफिन की भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा बाबा, और अगर इसे बहुत शौक है ना ये घर छोड़कर जाने का तो चली जा अपने चाचा के पास, मैं इसे मना नहीं करूँगा। लेकिन सिर्फ इसकी एक फजूल जिद की वजह से मैं अपना घर छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊँगा। वो मेरे सामने मेरे बाप पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाती है और आप कहते मैं खामोश हूँ। अब मैं खामोश नहीं रहूँगा। वो गुस्से से कहते कमरे से निकल गया। क्या चाहती हो तुम, ये घर छोड़ना है ना तुम्हें, जाओ शौक से जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही, ये बात याद रखना। नहीं रहना तुम्हें इस घर में तो जाओ, चली जाओ, हमेशा के लिए चली जाओ। बस मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, जाओ जहाँ जाना तुम्हें। अगर न्यूयॉर्क जाना है तो भी ठीक है, और अगर अपने चाचा के पास जाना है तो भी ठीक है, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हें जाना हमेशा के लिए होगा। तुम मेरे बाप के साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकती ना, तो ना सही।
अब मैं भी नहीं करूँगा तुम्हें मजबूर मायरा, जो दिल में आए वो करो। मेरे बाप की मौजूदगी में तुम खुश नहीं रह सकती ना, तो ना सही, चली जाओ हमेशा के लिए। अब नहीं रोकूंगा तुम्हें, मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें ज़बरदस्ती के रिश्ते निभाने पर मजबूर कर रहा हूँ। सच तो ये कि जिसके दिल में अपने शौहर के लिए कोई जज्बात ना, वो इसके घर वालों को क्या ही अहमियत देगी। मेरा दिमाग सच में ख़राब था जो मुझे लग रहा था मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए एक मुकाम बना चुका हूँ, तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना चुका हूँ। मुझे लगता था आज नहीं तो कल तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता मायरा, कभी भी नहीं। ना तो तुम मेरे साथ इस रिश्ते को निभा सकती हो और ना ही मैं तुम्हारे साथ अपने घर वालों को छोड़कर रह सकता हूँ। बात साफ है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना तो इस मेरे घर वालों को कबूल करना होगा, मेरे बाप को इतना एहतराम देना होगा जितना तुम्हारे दिल में तुम्हारे अपने बाप के लिए। अगर तुम मेरी ये बात नहीं मान सकती तो मैं तुम्हें कभी अपने से साथ जुड़े इस रिश्ते को निभाने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा। तुम बखुशी मुझे छोड़कर जा सकती हो। इसने सुकून से अपनी बात मुकम्मल की, जबकि मायरा के गुस्से की इंतहा हो चुकी थी। यानी कि इसके बाप को ख़त्म करने के बाद ये शख्स इससे शौहर भी छीन लेना चाहता था, इसके बाप के बच्चे का बाप भी छीन लेना चाहता था। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया बॉर्ड ने। जबकि वारिक बातें सुनाने के बाद वॉशरूम में बंद हो गया। वो कितनी देर इसकी बातों को सोचती रही, फिर आखिर अपना गुस्सा जब्त कर दी, कमरे से निकल गई। मिल गया सुकून, शर्म तो नहीं आई होगी। वो गुस्से से बाहर है जहाँ ताशफैन अहमद और छोटू इब्राहिम को अपनी लाइटिंग दिखाने छत पर लेकर जा रहे थे। वो इब्राहिम से इंतहाई बदतमीजी से मुखातिब हुई, जबकि वह हैरान से देख रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? वो परेशानी से बोले। बिल्कुल ठीक है, ये बस इसका दिमाग ख़राब है इसका बाबा। पीछे से आते वारिक ने इसका बाजू थाम कर इसे अपनी तरफ खींचा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दिमाग मेरा ख़राब है और नीयत इनकी। बस कर दे इब्राहिम साहब, और कितना लालच करेंगे? आपका पेट भरता क्यों नहीं है? कितने लोगों को खा गया आपका लालच, आपके भाइयों को खा गया, आपकी भाभी को, यहाँ तक कि आपकी अपनी बहन को खा गया। मेरा बाप तो मरे ही मरा, वो तो गैर था। अरे आप तो अपने अपने भाइयों की जान ले ली, अब तो बस कर दे खुदा के लिए। कितनी और मासूम जानों की बद्दुआएं लेंगे? क्या चाहते हैं आप बताइए मुझे, क्या ख्वाहिश है आपकी कि मैं भी आपके सामने सिसक सिसक कर मर जाऊँ? मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काते हुए शर्म नहीं आई आपको? आप मेरा और इसका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करें। वो चिल्ला रही थी, बदतमीज़ी की इंतहा हो चुकी थी। बकवास बंद करो, ये क्या बोल रही हो तुम? वो उसे झंझोड़ते हुए पीछे कर रहा था। मैं क्या बोल रही हूँ? तो सुने वारिक साहब, ये आदमी कातिल है। इसने अपने भाइयों को तो मारा ही, लेकिन इसने मेरे बाप का भी कत्ल किया। ये जो आलीशान बंगला इसने ज़मीन पर बनाया ना, इसकी ईंट ईंट में मेरे बाप का खून शामिल है। इस घर की हर दीवार से मुझे मेरे बाप के खून की बू आती है। इसकी दीवारें चीख चीख कर कहती हैं, मायरा ये शख्स तुम्हारे बाप का कातिल है। सुना आपने? कातिल है आप। जो आपका आला तरीन लाइफस्टाइल है ना, ये मेरे बाप के खून से बनाया आपने। कातिल हो तुम इब्राहिम मुस्तफ़ा, कातिल हो तुम। मेरे बचपन के, मेरी खुशियों के, मेरे बाप के कातिल हो तुम। सुना, तुमने डूब कर मर जाना चाहिए तुम्हें। वो बेहद गुस्से से बोली थी जब वारिक ने एक बार फिर से पीछे करने की कोशिश की, अपना अपना हाथ छुड़वाती हुई इसे खुद से दूर करती पीछे हटी थी। इससे पता भी नहीं चला कि कब आखिरी सीढ़ी पर इसका पैर आ गया। अगले लम्हे वो सीढ़ियों से फिसलती नीचे की तरफ गिरी। घर की तरह दीवार में इसकी चीख बुलंद हुई, दौर फिटे मुँह। जबकि वारिक पागलों की तरह 5-5 सीढ़ियाँ फलांगते नीचे पहुँचा, लेकिन तब तक मायरा बेहोश हो चुकी थी। हट धर्म लोगों का ही होता जो किसी दिन ना सुनो। डॉक्टर इसे एमरजेंसी रूम में ले गए। केस बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि वो सिर्फ गिरी नहीं थी बल्कि वो प्रेग्नेंट भी थी, और इसका खून भी बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़ाया हो चुका था। अगर वो खून को रोकने में कामयाब ना होते तो मायरा की जान भी जा सकती थी। और दूसरी तरफ मायरा की प्रेगनेंसी वैसे भी क्रिटिकल थी, वे कमज़ोर बच्चे को पैदा करने वाली थी। बेशक सब इसका कितना ही ख्याल क्यों ना रखे, लेकिन हकीकत यही थी कि मायरा अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देती थी, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत तेज़ी से ख़राब हुई थी। इब्राहिम साहब वहीं डेस्क पर बैठे हुए थे, जबकि ताशफिन और वारिक जल्दी से अस्पताल पहुँचा चुके थे। अम्मा बार बार फ़ोन करके मायरा की हालत जानने की कोशिश करी थी, लेकिन अभी तक तो खुद मायरा की हालत नहीं जानते थे, इन्हें क्या बताते। पेशेंट का खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है, इन्हें जल्दी से जल्दी ब्लड लगाना होगा। आप लोग जल्दी से जल्दी और नेगेटिव ब्लड का इंतज़ाम करें। ये बहुत रेयर ब्लड है जो इस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं। अगर ये ब्लड होता भी तो भी हम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमें फ्रेश ब्लड की ज़रूरत है। फ्रेश ब्लड की ज़रूरत है, बच्चे की जान खतरे में। आप लोग जितना जल्दी हो सके इंतज़ाम करें। लेकिन डॉक्टर हम कहाँ से कर सकते हैं? क्या इस किसी अस्पताल से पता करना है? आप ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर बैठे वार्ड बॉय से ले लीजिए, हो सकता है इसमें आपकी कोई मदद कर सके। देखिए बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, जितना जल्दी हो सके इतना करने की कोशिश करें। डॉक्टर बस इतनी सी बात करके वापस अंदर जा चुकी थी। वारिक तुम यहीं रुको, मैं ब्लड का इंतज़ाम करके आता हूँ। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं कहीं से भी ब्लड ढूंढ लाऊंगा, कोई ना कोई डोनर मिल ही जाएगा। वो इसे यकीन दिलाते हुए जाने लगा। रुक जाओ तुम लोग, मेरा खून ओ नेगेटिव है। क्या मेरा खून नहीं लग सकता इसको? तुम जाओ डॉक्टर से बात करो कि मेरी बेटी को मेरा खून लगा दे। वो इसे रोकते हुए बोले, जबकि ताशफिन हाँ में सर लाते जल्दी से बाहर आते डॉक्टर से मुखातिब हुआ। सर हमारे फादर का खून ओ नेगेटिव है, क्या इनका खून लग सकता है? हमें चेक करना होगा सर, आप प्लीज़ अंदर आइए। वो एक नज़र इब्राहिम साहब को देखते अंदर की तरफ बुला चुकी थी, जबकि वह जल्दी से अंदर आए थे। आधी रात का वक्त था जब इरफान के साथ डैनी घर के अंदर दाखिल हुआ। बदर खान को भी वो अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि बदर खान ने बहुत गलतियाँ की थी। वक्त आ गया था अपनी गलती को सुधारने का। तो नाविश से देखते इसके पास आके सब लोग बाहर बैठे थे। परेशानी ऐसी थी, सुबह सदफ़ की बारात आने वाली थी, इससे पहले इतना बड़ा हादसा होगा। वो तो खुदा का शुक्र था कि मेहंदी की रस्म दिन के वक्त रखी गई थी, और ये सब कुछ रस्म ख़त्म होने के बाद हुआ था। मेहमानों की नज़र में इन लोगों की तलख कलामी तो नहीं आई, लेकिन मायरा का गिर जाना भी कोई आम बात नहीं थी। अंकल, मायरा सीने से गिर गई, वो प्रेग्नेंट थी।
वो अस्पताल में इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो रोते हुए से बता रही थी जबकि बदर खाने से सुन रहा था। अल्लाह खैर करेगा, मेरी बच्ची, मुझे मायरा के पास जाना। वो बेचैन हो उठा था, आखिरी खूनी रिश्ता था इसके पास, अभी तो अपने किए की माफ़ी तक नहीं मांग पाया था। मुझे जल्दी से इसका एड्रेस बताओ, मैं यहाँ भाभी से अपने किए की माफ़ी मांगने आया था, लेकिन फ़िलहाल मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। भाभी मैं वापस आऊँगा, लेकिन इस वक्त मुझे जाने दीजिए। वो इनके सामने हाथ बांधते हुए तनाविश से पूछने लगा, जबकि डैनी भी इसके साथ जाने को तैयार हो गया, क्योंकि मायरा की हालत नज़रअंदाज कर देने के काबिल हर किस नहीं थी। वो भी मायरा के लिए परेशान था। कहने को मायरा के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी इसे मायरा की फिक्र थी, क्योंकि वो बारिक की बीवी थी और बारिक के बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो इरफान साहब को वहीं छोड़कर बदर खान के साथ अस्पताल की तरफ चला, जबकि इरफान के घर आने पर ताई अम्मी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराकर इसे घर में खुशामदीद कहा था। खुदा का लाख लाख शुक्र है, बच्चा और माँ दोनों महफूज हैं। डॉक्टर ने बाहर आकर खुशखबरी सुनाई। अब आपने इनका ख्याल रखना है, इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इनका बेबी पहले बहुत वीक है, आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमेशा इनके आसपास रहें, इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं दे। फिलहाल पर नींद के ज़ेरे से अब इन्हें डिस्टर्ब नहीं करे। जब इन्हें होश आ जाएगा तब आप लोग इनसे मिल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। पहले भी हर किसी चीज़ की टेंशन लेती रही है, जिनकी वजह से इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। ये केस हैंडल करते हुए हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो इनकी प्रेगनेंसी को सिर्फ 3.5 महीने हुए, आगे 9 महीने पूरे होने तक इनकी हालत बिगड़ सकती है। आपने कोशिश करना है कि आप हर वो चीज़ करें जो इनकी सेहत इनके लिए अच्छी हो, जिससे इन्हें खुशी मिलती हो। बाकी आप इनकी डाइट का भी ख्याल रखें। इनकी डाइट फ़िलहाल बहुत अच्छी है, आगे भी आपने 9 महीने तक इनकी डाइट को कंटिन्यू करना है, ताकि वो एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सके। डॉक्टर बारी के पास खड़ी से समझा रही थी, जबकि वह सिर्फ इसे सुनता हाँ मैं सर ला रहा था। क्या हम अभी इनसे मिल नहीं सकते? ताशफा ने डॉक्टर से सवाल किया था। जी नहीं, आप अभी इनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि फ़िलहाल वो सो रही हैं। डॉक्टर, हमारे घर में शादी चली है, हमें इसे आज ही घर वापस लेकर जाना होगा, तो क्या कोई मसला हो सकता है? ताशफा ने पूछा। नहीं, कोई मसला नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए कि एक नर्स को हम आपके साथ भेज देंगे, जो इनका ख्याल रखेगी वहाँ पर। बाकी फ़िलहाल ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, कोशिश करें कि ज़्यादा सीढ़ियाँ तय नहीं करनी पड़े। फ़िलहाल इन्हें आराम की ज़रूरत है, आप फ़िक्र नहीं करें, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। इसने बारी को एक नज़र देखकर कहा, जो काफ़ी परेशान लग रहा था। बारी इसका शुक्रिया अदा करते बाबा के पास आकर बैठ गया। बदर खान आया तो ताशफा ने इसे सहारा देकर इब्राहिम के पास बिठा दिया। एहसास दामद में घिर काफ़ी देर कोई बात ही नहीं कर सका, जब इब्राहिम ने खुद ही इसके कंधे पर हाथ रखा। इंशाल्लाह मायरा ठीक हो जाएगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला। वो इसे हौसला देते हुए बोले। इब्राहिम, मैंने बहुत गुनाह किया, अल्लाह न करे मेरे गुनाहों की सज़ा इस मासूम बच्ची को मिले, जिसका कोई कसूर ही नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी से तुम्हारे खिलाफ़ करता कि मैंने इसके दिमाग में तुम्हारे लिए इतना जहर भर दिया कि सवाए नफ़रत के कुछ भी नहीं बचा, और आज ज़िंदगी के इस मुकाम पर खड़ा होकर अपनी गलती को सुधार तक नहीं पा रहा। अल्लाह ना करे फिर मेरे गुनाहों की सज़ा इसको मिले, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वो हाथों में सर्दी से सिसक उठा। खुदा पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। वो हौसला दे रहे थे, जबकि खुद भी बहुत परेशान थे। मुझे माफ़ कर दो इब्राहिम, मैंने बहुत गुनाह किया। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर मिन्नत कर दो कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी आखिरत के रास्ते आसान कर दो। मैं नहीं जानता कि खुदा की नज़रों में कितना गिर चुका हूँ, लेकिन इसके बंदों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो खुदा भी माफ़ कर देगा, बेशक वो बख्शने वाला। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बहुत गुनाह किए मैंने। मेरे गुनाहों की कोई माफ़ी तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे भाइयों को तुम्हें वापस तो लाकर नहीं दे सकता, लेकिन तुमसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि अपना दिल बड़ा कर लो। वो सिसक कर रोते हुए इसके पैर पकड़ने लगा, जब इब्राहिम साहब ने इसके कंधों से पकड़कर अपने साथ लगाया। इसका सिसकता वजूद वो खुद भी ज़्यादा देर तक नहीं देख पाए थे। वो इनके सबसे बेहतरीन दोस्त का भाई था, जो इसके लिए बेहद अजीज़ था, लेकिन वक्त और हालात ने इसे ऐसे गुनाह करवाए जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। बेशक वो अपने जुर्मों की सज़ा काट चुका था, वो इसको इसके किसी गुनाह की सज़ा दे नहीं सकते थे। ये सब काम अल्लाह का काम था, वो बेहतर जानता कि इसको क्या सज़ा मिलनी है। ये तो अल्लाह का करम था, इसे हिदायत मिल गई, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने यहाँ तक आ गया था। ताशफिन ने बता चुका था कि उसे ब्लड कैंसर और जल्दी वो अपनी आखिरी सांसें लेकर ही दुनिया छोड़ जाएगा। ये बात जानने के बावजूद बाद वो अपने दिल से इसे माफ़ कर चुके थे। वो क्यों इसे माफ़ नहीं करते? अगर अल्लाह ने इसे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर दी थी, तो फिर वो कौन होते थे इसे सज़ा देने वाले? मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया बदर खान, अल्लाह पाक तुम्हारी दुनिया और आखिरत आसान करे। वो इसे ही अपने सीने से लगाए दिल से बोले थे। अच्छा जी, इदां दे किसी इंसान को माफ़ करने वास्ते भी बड़ा जिगरा ही चाहिए। मायरा को होश आ गया था, लेकिन वारिक इससे मिलने नहीं किया, बल्कि उसके डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाया था। घर में शादी थी, शाम तक बारात आने वाली थी, तो ऐसे में इन सबका घर पर होना बेहद ज़रूरी था। इसलिए वारिक ने इसकी नींद से जागते सबसे पहले इसके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवाया और एक नर्स भी हायर करवा ली, जिनके साथ इनके घर पर जाने वाली थी। हाँ वारिक बेटा, हो गया सब कुछ? वो इसकी तरफ देखते पूछने लगे, तो इसने पेपर्स इनको थमा दिया। जी बाबा, सब कुछ हो गया, पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए, नर्स को भी हायर कर लिया, वो हमारे साथ ही घर चलेगी। बाकी डॉक्टर ने कहा कि अब हम मायरा को घर लेकर जा सकते हैं। बदर खान किधर के डैनी? इसने डैनी की तरफ देखते हुए पूछा, जो वहाँ बाहर अकेले बैठा हुआ था। वो अंदर गए मायरा भाभी से मिलने के लिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते, तो ताशफिन भाई ने कहा कि वो इन अंदर से मायरा भाभी से मिलवा कर लाते हैं, क्योंकि मायरा भाभी को भी होश आ गया। तो फिर मैंने भी मना ही किया। वैसे आप फिक्र ना करें, बदर खान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, अब वैसा कुछ नहीं करेंगे जिनसे किसी को भी तकलीफ हो, यकीन दिला रहा था, क्योंकि वो खुद बदर खान की अच्छाई का कायल हो गया था। इसने बदर खान को अपनी 50% प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए, तो इसने हंस कर कह दिया कि मैंने ये सब कुछ इस प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि ज़ैनब के लिए किया। मैं अपनी ज़ात से कोई खुशी नहीं दे सका, सिर्फ मोहब्बत का दावा करता रहूँ। आज इस दावे में शायद कामयाब हो गया, इसकी कातला को इसके अंजाम तक पहुँचा कर। कितना दर्द था इसके लहजे में, डैनी को अफसोस हुआ।
ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ देवे। मैं जान तो डैनी वो बदल गया। अल्लाह पाक ने हदायत दी, बाकी इनके अगले रास्ते और मंजिलें आसान करने वाली वो पाक ज़ात है, वही बेहतर जानता है कि इसने अपने बंदे को किस तरह अपने बुलाना है। बेटा तुम भी एक बार मिल लेते ना मायरा से। वो बाहर जाने लगा तो बाबा ने इसे रोक कर कहा, जी बाबा ज़रूर जाऊँगा मिलने के लिए, बदर खान होकर है, फिर मैं बात कर लेता हूँ इससे। इसने मुस्कुरा कर कहा। जिस तरह मायरा ने बातें की थी, ना जाने कि इब्राहिम को लग रहा था इन सब बातों की वजह से वारिक का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ, कहीं वो मायरा को कुछ गलत ना कह दे जिससे वो टेंशन का शिकार हो। लेकिन फिर भी वो चाहते थे वो मायरा से मिले, क्योंकि इस वक्त मायरा का सबसे ज़्यादा अपना तो वही था, क्योंकि मायरा और वारिक की खुशी इस बच्चे से जुड़ी थी जो इस वक्त मायरा की कोख में सांसें ले रहा था। ताशफिन बदर खान के साथ अंदर आया। मायरा आंखें के बेड पर लेटी थी। मायरा मेरा बच्चा कैसी हो तुम? वो इसके सर पर हाथ फेरता इससे पूछने लगा। चाचू मुझे ले चले अपने साथ, मुझे नहीं रहना इस घर में। वो बदर खान को देखकर आंसू बहाने लगी। मायरा मैं कहाँ लेकर जाऊँ मेरी बच्ची, मेरी अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं तो खुद थक चुका हूँ। मेरी बच्ची ज़िंदगी से अब तो ज़िंदगी भी जवाब देगी, मुझे ब्लड कैंसर है, बहुत जल्द मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मायरा मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांसें इस बोझ के साथ नहीं ले सकता कि मैंने तुम्हें सब हकीकत नहीं बताई। आज तक मैंने तुमसे जो भी इब्राहिम के खिलाफ बातें की हैं वो सब झूठ है। तुम्हारे पापा का कत्ल इब्राहिम ने नहीं, बल्कि इसका बदनसीब कातिल मैं हूँ। हाँ मैंने मारा तुम्हारे बाप को। वो इसकी तरफ देखते हुए इंकशाफ कर रहे थे, जबकि मायरा इन्हें सुन रही थी, बल्कि सुन क्या रही थी, वो तो सख्ते में आ गई थी इनकी ये बात सुनकर कि वो क्या कह रहे थे। वो इब्राहिम के किए गए गुनाह अपने सर पर क्यों ले रहे थे? वो क्यों खुद को इतने बड़े गुनाहों में धकेल रहे थे? आखिर क्यों अपनी ज़ात पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे थे? ये आप क्या कह रहे हैं चाचू? मेरी बात सुन लो मायरा, इसके बाद तुम कुछ कहना। मैंने आज तक तुमसे जो भी कहा सब झूठ था। जब मैं पहली दफ़ा तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे हॉस्टल आया था, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जेल से हूँ। हाँ इस दिन मैं जेल से अपनी सज़ा मुकम्मल करके आया था, जो साजिश मैंने की थी, जो कत्ल मैंने करवाए थे। इनकी सज़ा के तौर पर मुझे 14 साल की जेल हो गई थी। 14 साल जेल में काटने के बावजूद भी मैं सीधे रास्ते पर नहीं आया, बल्कि मैं और भटक गया था। मैं दौलत कमाना चाहता था, दौलत का भूत मेरे सर पर सवार हो चुका था। मैं किसी भी तरह इब्राहिम की सारी जायदाद ध्यान लेना चाहता था, इसलिए मैंने प्लानिंग की, जिसमें मैंने तुम्हें और ताशफिन को इस अंदाज़ में शामिल किया कि मैंने तुम दोनों को इब्राहिम के इतना खिलाफ कर दिया कि तुम दोनों इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। मैंने अपने किए कि गुनाह इब्राहिम के सर कर दिए। ताशफिन इसे कातिल समझ रहा था, तुम इसे कातिल समझती थी। तुम दोनों कभी इस रास्ते पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ से इब्राहिम मुस्तफ़ा गुजरे, और यही मेरी कामयाबी थी। मैं अब भी बाज नहीं आया, बल्कि मैंने तुम्हारी और वारिक की शादी की प्लानिंग शुरू कर दी, ताकि तुम्हें मूसा की जायदाद का 20% मिल सके। जबकि मैं ताशफिन को भी मजबूर करने लगा जायदाद के लिए कि वो अपना हिस्सा मांगे, और इस हिस्से में जो कुछ इब्राहिम ने मेरा हथियाया वो मैं वापस ले सकूँ। हालांकि मेरा कुछ भी नहीं था, सब कुछ इब्राहिम का ही था। मैं जानता हूँ ताशफिन तुम्हें हकीकत बता चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खुद ये सारी बातें बताना चाहता था, ताकि अपने दिल का बोझ कम कर सकूँ। ये दौलत, ये जायदाद मेरे किसी काम नहीं आई मायरा। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास ज़िंदगी के बस कुछ ही दिन बाकी हैं, और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेने से पहले मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं इसके सामने हाथ जोड़े फूट फूट कर रोने लगे, जबकि मायरा चेहरे फिर सिसक रही थी। वो कमरे में आया तो मायरा पूरी तरह से रो रही थी। डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा दिए मैंने, अगर तुम चाहो तो अपने चाचा के साथ घर चली जाओ, और अगर चाहो तो मैं तुम्हारी न्यूयॉर्क की टिकट बुक करवा देता हूँ, वहाँ चली जाओ। एक लेडी डॉक्टर का इंतजाम करवा दूँगा जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। इसके अलावा एक मुलाजमा होगी जो इन दिनों में तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह का माहौल तुम्हें चाहिए वैसा ही मिलेगा, क्योंकि मेरे घर में तो तुम्हें तुम्हारे बाबा के खून की बू आती है। मेरे घर के दरो दीवार तो तुम्हारे बाबा के खून से बनी है, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर में रहने के लिए कहूँगा भी नहीं। अब से अभी से जैसा तुम चाहोगे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। बस तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने से बच्चे की तुम्हारी दोनों की जान खतरे में आ सकती है, और मैं यही चाहूँगा कि तुम और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहो। तुम्हें अलग घर में रहना ना तो भी कोई मसला नहीं, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँगा। वो बोले जा रहा था, जबकि मायरा सर झुकाए रोने में मसरूफ़ थी, जबकि वारिक को उसके रोने पर मज़ीद गुस्सा आ रहा था। अब क्या तकलीफ़ है तुम्हें? अब तो तुम्हारी बात मान रहा हो ना, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही करो। नहीं आऊँगा मैं तुम्हारे रास्ते में, जैसा तुम चाहती हो हम वैसे ही करेंगे। तो अब इस तरह से आंसू बहाने का क्या मतलब है? नहीं फोर्स करा तुम्हें मैं इस घर में रहने के लिए, अपनी मर्ज़ी से जियो जैसे जीना चाहती हो तुम। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था, जबकि मायरा हाथों में मुँह दिए फूट फूट कर रोने लगी। मायरा बेटा चलो घर चलते हैं, इब्राहिम ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, लेकिन मायरा कोई रोते देख वो परेशान हो गए। वारिक इसके करीब खड़ा था, जबकि मायरा बुरी तरह रोने में मसरूफ़ थी। नहीं बाबा, ये मेरे घर वापस नहीं जा सकती, वो बाबा को रोक रहा था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वहाँ नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? पापा को गुस्सा है इसकी फिजूल बात पर। जहाँ ये जाना चाहती है वहाँ जाएगी, और आपको इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इनकी तरफ देखते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा वारिक? क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मायरा अपने घर जाएगी, उठो बेटा हम चलते हैं, वो इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले थे। बाबा भी इस लड़की को इस घर में वापस लेकर जाना चाहते जिसने बेबुनियाद आप पर इल्ज़ाम लगाया। इसे बाबा पर गुस्सा आ रहा था। आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो इतने प्यार से बात क्यों कर रहे थे इसके साथ? बेटा गलत फहमियाँ दूर की जाती हैं, इस तरह से बातों को बढ़ाया नहीं जाता, वो समझाना चाह रहे थे। जो भी हो, लेकिन ये इस घर में वापस नहीं जाएगी, वो इनकी तरफ देखते ज़िद्दी अंदाज में बोला। तुम होते कौन ये फैसला करने वाले कि मायरा इस घर में जाएगी या नहीं? मायरा इस घर की बहू है, बेटी है मेरी। मैं इस घर से तुम्हें तो निकाल सकता हूँ, लेकिन इसे नहीं। वो गलत फहमी का शिकार है, मैं इसे समझाऊंगा कि गलत सोच रही है, ना कि इस बात को बुनियाद बनाकर मैं इसे खुद से दूर कर दूँ। लेकिन बाबा वो समझना ही नहीं चाहती।
इसे अपनी ज़िद पर कायम रहने दे, ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दे, वो इसे समझा रहा था। इसकी ज़िद का तो पता नहीं बेटा, लेकिन अगर तुम अपनी ज़िद पर कायम रहना चाहते हो तो शौक से रह सकते हो। बाबा इसकी तरफ देखते काफ़ी गुस्से से बोले थे। मतलब कि आपको मुझसे ज़्यादा ये अहम हो गया, ठीक है अभी इस घर में या ये रहेगी या मैं रहूँगा। इसने अजीब सी पाल ली थी। बाबा को मजीद इस पर गुस्सा आ रहा, उन्होंने बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। सुन लिया मेरा जवाब, ये भी कुछ और सुनना बाकी है। वो इसकी तरफ देखते हुए गुर्राए, जबकि बारीक एक नज़र मायरा को देखता गुस्से से कमरे से निकल गया। घर चलें बेटा, वो इसके सर पर हाथ रखते बोले तो इसने फ़ौरन इनके हाथों का सहारा लेकर उठते हुए बाहर की तरफ कदम उठाए थे, जबकि वो यूं ही से अपने हिसार पे लिए बाहर आ गए थे। वारक नूं तो वैसे नजायज़ ही चंड वजी है। वो घर वापस आ चुकी थी। इसे लगा बाबा से जिद लगाकर वो घर वापस नहीं आएगा, लेकिन इसी शाम घर वापस आकर आजकल गेस्ट रूम में सो रहा था। पिछले एक हफ्ते से मायरा के सामने भी नहीं आ रहा था। इसके साथ इसकी नाराज़गी सब घर वालों की नज़र में थी, यहाँ तक कि अपने कमरे में भी नहीं सो रहा था। ये बात भी सब लोग जानते थे और बाबा के साथ भी थोड़ा सा खफा खफा था। बाबा ने मायरा को माफ़ी मांगने का मौका नहीं दिया, बल्कि कह दिया कि गलती बच्चों से होती है, बड़ों का फ़र्ज़ से माफ़ कर देना, और उन्होंने इसकी किसी भी बात को दिल पर नहीं लिया। वो गलतफहमी का शिकार थी। गलतफहमी का शिकार इंसान कब क्या बोल जाता है वो खुद भी नहीं जानता। ऐसे मामलों को समझदारी से हल करना चाहिए, ना कि इन्हें खींचना चाहिए। इब्राहिम साहब ने दिल से इसे माफ़ कर दिया था और इसने भी अपना दिल बड़ा करके बदर खान को माफ़ी दे दी, लेकिन इस शख्स के साथ वो कभी दोबारा इसके सामने नहीं आएंगे। ये सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। अम्मा का इसका बहुत ख्याल रख रही थी। तनाविश भी बहुत सारा वक्त इसके साथ गुजारती, अगर कोई नहीं आता तो सिर्फ वो तो ऐसा नाराज़ हुआ कि इसने पलट कर भी इसकी तरफ नहीं देखा था। वो कब से बैठी पारिक और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। पारिक तो इससे नाराज़ था, इसकी नाराज़गी जायज़ थी। वो कैसे इसकी नाराज़गी दूर करे, कैसे इसे बताया कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती है। वो इस गलतफहमी का शिकार था कि वो इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने में कामयाब नहीं हो सका, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो इसे दीवानों की तरह चाहने लगी थी। इससे मोहब्बत करने का हक तो इसकी माँ ने इसे दिया था। वो हमेशा कहती थी वो तुम्हारा मंगेतर है, इसी के साथ हम तुम्हारी शादी करेंगे। वो ना चाहते भी दिन रात इसके बारे में सोचती थी। इस सोच ने ना सही, लेकिन इस निकाह ने इसके दिल में इस शख्स के लिए मोहब्बत पैदा कर दी, और इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करके वैसा रूठा कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। तू कड़ा मना लिया उन्होंने। तनाविश ने कमरे में कदम रखा तो वह घुटनों में सर्दी सिसक रही थी। परेशानी से इसके पास आकर बैठी। क्या वो मायरा, आप ठीक तो हो ना? कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा? मैं भी वारिक भाई को बुला के लाती हूँ ताकि वो किसी डॉक्टर को बुलाएं, वो परेशानी से कहने लगी। वारिक घर पर है? वो इसे देखते पूछने लगी। हाँ, वो थोड़ी देर पहले आई है, इसने नज़र झुकाकर इसे बताया। कैसी बीवी थी, अपने शौहर के बारे में नहीं जानती थी। एक तो अम्मा ने इसे इस कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया था, जबकि वो ठीक नहीं हो जाती तब तक कमरे से बाहर नहीं आ सकती, जबकि अहमद और छोटू तो हर वक्त इसी के कमरे में पाए जाते थे। अभी थोड़ी देर पहले अम्मा ने इन दोनों को भेजा था कि वो आराम कर सके, लेकिन वो आराम करने के बजाय अंदर बैठी रो रही थी। कैसे हैं वो? इसने पूछा था। कैसा हो सकता है वो इंसान जो अपनी बीवी को एक हफ्ते से ना देख पा? तनाविश ने इसके सवाल का उल्टा सा जवाब दिया। मैंने मना तो नहीं किया, इनका कमरा है, वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। इसे तनाविश का जवाब पसंद नहीं है। हाँ, आपने मना नहीं किया, लेकिन आपने मनाने की कोशिश भी तो नहीं की। शौहर बीवी से क्यों रूठता है? ताकि इसे मनाया जाए, इसलिए नहीं कि इसे इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। ताशफन मुझसे रूठे तो मैं आसमान ज़मीन एक कर दूँ इन्हें मनाने के लिए, इसने बड़ा इतरा कर कहा था। बस कर दो तनाविश बीबी, कितनी ज़मीन में सब पता है, और मैं कैसे मनाऊँ इनको? वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। जानती हूँ, जिस दिन वो कमरा छोड़ कर गए थे मैंने गेस्ट रूम में जाकर इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने दरवाज़ा मेरे मुँह पर बंद कर दिया। किसी मासूम बच्चे की तरह शिकायत कर दी। तो बस आपने हार मान ली? आपने इनको इतनी सारी बातें सुनाई, आप इनको इनके घर वालों से दूर करना चाहती थी। आपकी एक गलती इनको औलाद की नेमत से महरूम कर सकती थी। आपको पता है, अगर वो बाहर भी किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो भी 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाते, क्योंकि वो घर वालों के बगैर रह ही नहीं पाते। खासकर बाबा के बिना तो कभी भी नहीं रहे वो। और आप इन्हें इन घर वालों से दूर करना चाहती थी, और आप चाहती हैं कि वो आपसे खफा भी ना हो। ये तो ज़्यादती है ना इनके साथ। वो रूठे आपसे, आपका फ़र्ज़ बनता है इन्हें मनाना। वो हज़ार बातें सुनाए, खफा हो, लेकिन आपका पीछे हटना बनता नहीं है। तुम मेरी मदद करो ना, वो इसका हाथ थामते हुए अचानक से बोली। तो तनाविश परेशान होगी। कैसे? मेरा मतलब मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? अगर मेरे पास में हुआ तो मैं ज़रूर मदद करूँगी। तुम इन्हें किसी तरह इस कमरे में भेज दो, मायरा इसके हाथ थामते हुए कहने लगी, जबकि परेशान होगी। वो कैसे भेजेगी, क्या कहकर भेजेगी? वो तो कमरे का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। चलो मैं कोशिश करती हूँ, अगर हो सका तो भेज दूँगी, वो यकीन दिलाती कमरे से उठकर बाहर आ गई, जबकि मायरा दुआ करी थी कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकला। अब मज़ीद बारीक से दूर वो भी नहीं रह सकती थी। अच्छा जी, क्या हुआ मेरी जाने मन, मेरी जलेबी, मेरी पटाखा? ताशफिन इसकी गर्दन पर जा बचा अपने लब रखते इसे अपनी सख्त गिरफ्त में ले चुका था। ताशफिन, कुछ और सोचता है आपको? घर पे इतनी टेंशन चल रही है और आपको रोमांस की पड़ी है। उसे खुद से पीछे दूर करते हुए नाराज़गी से बेड पर जाकर बैठ गई। टेंशन? घर में कौन सी टेंशन है मेरी जान, जो तुम इतनी टेंशन ले रही हो? ज़रा बताओ, मैं इस टेंशन की टांगे तोड़ के आता हूँ। मैं इसके सामने ज़मीन पर बैठते इसका चेहरा अपने हाथों में लेते इसके लबों को शिद्दत से चूम चुका था। हाँ, पहले आप ये कर लीजिए, मेरी बात बाद में सुनिएगा, वो इसके रोमांस से तंग आकर बोली। लेकिन ताशफिन को तो जैसे मौका मिल गया। वो अगले लम्हे उठकर खड़ा होता, एक झटके में अपनी शर्ट उतारते से पेट पर धक्का दे चुका था। मुझे नहीं पता था तुम्हें भी मेरे पास आने की इतनी जल्दी है। इसकी गर्दन से दुपट्टा निकालते अपनी शिद्दत से भरपूर अंदाज में इसकी गर्दन को चूमने लगा। ताशफिन, मैं ये नहीं कह रही, मेरी बात सुने पहले, मुझे टेंशन हो रही है, वो समझने वाले अंदाज में बोली। और तुम्हें पता है कि इस तरह मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाऊंगा। पहले तुम ज़रा मेरी खिदमत करो, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाओ, इसके बाद हम तुम्हारे मसले का हल निकाल लेंगे। समझो ना यार, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला। तो तनाविश को ना चाहते भी खामोश होना पड़ा।
एक तो आपके इस रोमांस का ना कुछ करना पड़ेगा। अपनी गर्दन पे इसके लबों का बेबाक लमस महसूस करते हुए इस अंदाज में बोली कि ताशफिन को हंसी आ गई। तुम्हारे बस की बात नहीं कुछ करना, जो कुछ करना मैं नहीं करना। तुम तो शादी के 80 साल बाद भी कहोगे ताशफिन मुझे शर्म आती है। इसका अंदाज सरासर इसे छेड़ने वाला था, जबकि वैसे घूर कर रहेगी, लेकिन इसकी घूरियों से डरता नहीं था। अच्छा अपने डिम्पल्स दिखाओ ना, वो इसके गाल पर हल्का सा काटते बोला तो इसने मजीद से घूरा। आंखें दिखाने के लिए, डिम्पल दिखाने के लिए कहा। वो बेबाकी से इसके गाल को चूमते हुए मजीद फ्री हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके एक एक नक्श को अपने लबों से छूता इसे इनमोल कर रहा था। इसका अंदाज़ आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करने लगा। अपनी सांसों पर इसकी गिरफ्त सख्त होती महसूस करके वो करवट बदल गई, लेकिन वो कहाँ जानती थी किस तरह करवट बदल कर उसके दुश्मन को इसकी निगाह के सामने ले आएगी। थैंक यू, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। इसकी कमर पर अपने लब रखते इसने एक झटके से इसकी डोरी को खींचा था और वो बड़े सुकून से अपने दुश्मन जान पर अपने लब रखते इस पर अपनी बेकरारियाँ लुटाने लगा। इसके अंदाज ने इसे शर्माने पर मजबूर कर दिया, जबकि वह गर्दन से आहिस्ता आहिस्ता कमर का सफ़र करता इसे अपने लबों से महका रहा था। इसके पोर पोर पर अपने नाम की मोहर लगा रहा था। इसके अंदाजे से बुरी तरह से शर्माने पर मजबूर कर गया था। इसके इस तरह से शर्माने पर मोहब्बत से इसका रुख अपनी तरफ फेरता इसके लबों पर अपने लबों की ग्रिप सख्त कर गया था। इसका नौखेज़ हुस्न इसे हर रात की तरह फिर से बहकने पर मजबूर कर गया। वो तो बहकना चाहता था। ये नशा इस दुनिया का सबसे खूबसूरत नशा था, जिसे अपनी बीवी को अपनी बाहों में लेकर मदहोश करता था। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? इसकी गर्दन पर अपनी उंगली फेरते हुए इसके चेहरे तक आए, माथे से लबों के पीछे क्लाइन खींचता हुआ उसके लबों पर प्यार भरी जसारत कर गया। तनाविश ने घूर कर इसे देखा था। आपका दिल फटता नहीं है ये सब कुछ करके? वो इसकी बाहों में बेबस पड़ी थी। वो उठने नहीं दे रहा था इसे। इसका मसला जानने के लिए वो तैयार था, लेकिन शर्त ये थी कि इसकी बाहों में कैद होकर इसे अपना मसला बताए। फिर तो दास चुकी। बीबी तुम अपना मसला बताओ, मेरे पर्सनल्स में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक और पुरशौक से सारे इसके लबों पर करते हुए बोला। तनाविश सिर्फ मुठिया फेंच के रह गई। इस टाइम वो इसे धमकी भी नहीं दे सकती थी, वरना खुद पर भारी पड़ जाती। मसला ये कि मायरा ने मुझे कहा किसी भी तरह वारिक भाई को कमरे में भेजा, बाकी वो मना लेगी। तो मैं इनको क्या बोलूँ जाकर कि मायरा ने अपने कमरे में क्यों बुला रही है? वो तो मायरा के बारे में कोई बात भी नहीं करते। वो बड़ी मासूमियत से मसला बताती। तो जाने में इनका मसला वो खुद हल कर लेंगे, तुम्हें बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत है? मायरा बच्ची थोड़ी कि जाकर अपने शौहर से खुद बात करे। और बीवी को हज़ार तरीके आते शौहर को मनाने के लिए। मायरा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अपने इस मसले में भी वो तुम्हारी मदद चाहते, कम अज़ कम यहाँ तो लड़की अपना दिमाग लड़ा दी। वो इसे देखते हुए बोला था, जबकि वह नाराज़ किसी से देखने लगी। मतलब कि तुम मदद करना चाहती हो? वो इसका चेहरा देखते हुए बोला तो इसने बड़ी मासूमियत से हाँ में सर लाया। ठीक है जानू, कुछ करते हैं। अगर हम जाकर ये कहें कि मायरा तुमसे बात करना चाहती है तो मानेगा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। खैर देख लेंगे, फ़िलहाल तो तुम इधर आओ इधर मेरे पास। दूर से कैसे इस मसले को हल करेंगे? वो इसके गिर्द बाहें फैलाते इसके गाल पर एक दफ़ा फिर से झुक गया। ताशफिन, हमने इनका मसला हल करना है, इसने याद करवाने की कोशिश की। हाँ जान, इनका मसला हल करेंगे, पहले हमें मिलकर कुछ सोचना भी तो पड़ेगा ना। इस तरह दूर से क्या सोचेंगे? वो इसे पूरी तरह से कैद करता बेबस करने लगा। तनाविश सिर्फ इसके बाजू पर चुटकी काट के लगी। तुमने मुझे चुटकी काटी, अब इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वो इसे घूरते हुए इसके लबों पर झुक गया और अपने नाविश पे स्टार थी अपनी इस मासूम सी छोटी सी गलती पर। वारिक जल्दी चलो, पता नहीं मायरा को क्या हो गया। मेरे ख्याल में से कहीं दर्द हो रहा है। अम्मा भी घर पर नहीं है, पड़ोस में किसी की शादी पर न गई, वहीं गई हैं। एक तो डैनी को शौक चढ़ा पाकिस्तान की शादी देखने का, खुद निकाह कर चुका, लेकिन सुकून से फिर भी नहीं मिला। तनाविश भी घर पर नहीं है, मुझे बहुत परेशानी हो रही, प्लीज़ जल्दी चलो। वो जैसे ऑफिस से वापस घर आया, ताशफिन भागता हुआ इसके पास है। बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। बच्चे डैनी और वो ज़्यादातर घर पर ही होते थे, लेकिन बच्चे शाम के वक्त मदरसे चले जाते थे। डैनी का भी परसों निकाह हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगा था। एक तो मसरूफियत की वजह निशा थी, जिसके साथ हर वक्त फ़ोन पर बिजी रहता। दूसरे से पाकिस्तान में होने वाले इवेंट्स देखने का शौक चढ़ा था, जिसमें अक्सर इरफान साहब भी इसका साथ देते थे। और आज भी वो लोग मोहल्ले में होने वाली एक शादी पर गए हुए थे कि पीछे से मायरा की तबीयत ख़राब होगी। वारिक की तो जान जैसे सूली पर अटकी थी। वो तेज़ी से मायरा के कमरे की तरफ भागा, जबकि ताशफिन भी भागते हुए इसके पीछे है। जैसे वारिक ने कमरे के अंदर कदम रखा, ताशफिन कहीं गायब हो गया। लेकिन इसे ताशफिन का होश ही कहाँ था। इसे तो बस मायरा की परवाह थी। ओए होए, फंस गया नदी चालाज। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मायरा इससे कहीं पे नज़र नहीं है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें, मतलब कि अंदर नहा रही थी, यहाँ तक कि इस अंदर से मायरा की गुनगुनाने की आवाज़ भी आ रही थी। इसका मतलब था वो बिल्कुल ठीक थी और ताशफिन इसे छूट कहा था। वो वापस जाने के लिए पलट नहीं लगा था जब पानी का नल बंद हुआ और मायरा कमरे से बाहर निकली। इसे अपने कमरे में देखकर पहले तो वह हैरान रह गई, क्या तनाविश ने अपना वादा पूरा कर दिया? क्या वो इसे कमरे में भेजने में कामयाब होगी? वो बिना कुछ बोले पलट कर जाने लगा, जब कितने दिनों के बाद इस दुश्मन जान को देखकर इसके कमबख्त दिल ने घंटियाँ बजाना शुरू कर दी थी। लेकिन वो इससे नाराज़ तो इतनी जल्दी मानने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं रखता था। वारिक, वो तकरीबन भागते हुए इसके करीब आई, जबकि वो दरवाजे पर हाथ रख चुका था। लेकिन यह क्या, दरवाज़ा तो बाहर से लॉक था। ताशफिन, दरवाज़ा खोलो, इसने गुस्से से कहा। लेकिन वहाँ कोई होता तो कोई सुनता ना। लगता है दरवाज़ा अटक गया, इसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। अटक नहीं गया मोहतरमा, बाहर से किसी ने लॉक कर दिया, वो गुस्से से खा जाने वाले अंदाज में बोला। हाँ तो गुस्सा क्यों करे, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैंने नहीं किया लॉक, वो भी इसी के अंदाज में बोली थी। तुमने नहीं किया तो चुप करके खड़ी हो जाओ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, इसने गुस्से से दरवाजे को खींचना चाहा। हाँ तो जाए, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। बेबी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके बाबा रात को आएंगे आपसे मिलने के लिए, चोरी चोरी सबसे छुप कर। एटीट्यूड भी तो दिखाना ना।
लेकिन आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे प्यार जताने के लिए वो रात के किसी भी वक्त आ जाएंगे आपसे मिलने। वो आहिस्ता आवाज़ में मिनमिनाते अपने पेट को सहला रही थी जबकि वारिक का हाथ दरवाजे के हैंडल से उठ गया। तुमसे मिलने नहीं आया था, अपने बच्चे को देखने आया था, वो खा जाने वाले अंदाज में बोला। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि आप मुझसे मिलने के लिए आए थे? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? नहीं ना बेबी, देखिए मेरा बच्चा भी गवाही दे रहा है। तुम्हारा नहीं, मेरा बच्चा। ये मेरा बस में नहीं है, वरना अभी के अभी ले लेता तुमसे अपना बच्चा। हाँ, अल्लाह पाक ने इसीलिए अपने बस में रखा हुआ, वरना आप मर्दों का क्या भरोसा, जो लम्हे में ज़िंदगी से निकालते इन पे भला कोई क्या ही उम्मीद रख सकता है। इसका अंदाज़ तंज़िया था। यही गलतियाँ तुम्हारी मायरा, तुम्हें अपनी गलतियाँ कभी नज़र ही नहीं आती। तुम्हें मेरी बातें याद आ रही है, मेरा अमल समझ में आ रहा है, लेकिन अपनी गलती तुम अब तक नहीं जान पाई। वो बेहद गुस्से से बोला। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उससे शिकवे शिकायतें करी थी, ना कि अपनी गलती मानती। हाँ तो आप क्या कर रहे थे? आप मुझे न्यूयॉर्क भेज रहे थे, चाचू के घर भेज रहे थे। इंसान गलत होता है वारिक, इसकी गलतफहमी दूर की जाती है, इसे खुद से दूर नहीं किया जाता, लेकिन आप मुझे खुद से दूर कर रहे थे। हाँ तो तुम कहती ना कि तुम्हें दूर नहीं जाना, मेरे पास रहना है, मेरे साथ रहना। तुम कुछ बोली नहीं? नखरे किसने दिखाए थे? दिखाने थे, वो घूर कर बोला। हाँ दिखाने थे मुझे नखरे, नहीं कुछ भी कह पाई, शर्मिंदगी थी मुझे। किस मुँह से कहती कि आपके साथ रहना है, जब कितना कुछ ख़राब कर चुकी थी मैं। बहुत बुरी हूँ मैं वारिक, मैं अपनी हर चीज़ खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देती हूँ। वो इसके सामने खड़ी अपने हाथों में चेहरा छुपाए सिसकने लगी, जबकि वारिक गुस्से से देखने लगा। हाँ ये कर लो, ये तो सबसे ज़रूरी है ना, यहाँ बैठ कर आराम से पहले रो लो। वो इसका हाथ पकड़ के इसे बेड पर बिठा चुका था। इसके रोने से अच्छा खासा इरिटेट हो गया था, लेकिन इसे चुप करवाने की बजाय इसे एक्साइट कर चुका था ताकि वह सुकून से बैठ कर रो सके, जबकि मायरा अब सचमुच में बिलक बिलक कर रोने लगी। लेकिन वह इसे चुप नहीं करवा रहा था, बल्कि एक साइड पर खड़े होकर सीने पर हाथ बांधे इसके चुप होने का इंतजार कर रहा था। ओए होए, मायरा ने वेख के होश सड़ जाना। वो कब से रोए जा रही थी, जबकि वह इसे खड़े से देख रहा था। इसे चुप करवाने की बजाय, इसे हौसला देने की बजाय बस खड़ा था। इसे अब मायरा को भी गुस्सा आने लगा। अगर आपको बस खड़े होकर मुझे रोते देखने में मज़ा आना तो बता दे, वरना चले जाएंगे कमरे से बाहर। मैं क्यों जाऊँ? मेरा कमरा, मेरा घर है। तुम तो वैसे भी इस घर में नहीं रहना चाहती थी ना। इस घर के 13 दीवार से तो तुम्हें अपने बाबा के खून की बू आ रही थी, अब मेरे बाबा के खून की वजह से सही सलामत बैठी हो यहाँ पर। बड़ा चुपता हुआ तंज़िया अंदाज था। ज़्यादा बातें करने की ना ज़रूरत नहीं है, शायद थप्पड़ भूल गए आप अस्पताल वाला। अभी भी अगर इन्हें पता चल जाए ना कि आप यहाँ मेरे साथ इस तरह से बात करें इस कमरे से, तो क्या इस घर से भी बाहर निकाल देंगे। और मैं ये भी बताऊँगी सबके सामने, बड़े एक्शन मारे, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आधी रात को यहाँ मेरे पेट पर हाथ रख के सोते, बल्कि सर भी। और ये बात बताते हुए तुम्हें शर्म तो ज़रा नहीं आएगी? उसे घूर कर बोला। हाँ नहीं आएगी शर्म, वो आंसू साफ करती पूरे मुकाबले पर उतरी हुई थी। हाँ ये सच था कि वारिक हर रोज़ जिसे देखने के लिए आता था, लेकिन अंधेरे में इसका चेहरा नहीं देख पाया था। शायद कल रात जब कमरे के अंदर कदम रखते हुए टेबल से टकराई, इसकी आंख खुल गई थी, जिसके ताने वो इस वक्त सुन रहा था, वरना पिछले एक हफ्ते से उसे पता भी नहीं चला था इसके करीब आता। सिर्फ रोना ही है, बात भी करनी है? वो आखिर इसके पास बैठ कर पूछने लगा। आपसे तो हरगिज़ मुझे कोई बात नहीं करनी। वो मज़ीद गुस्सा हुई थी। रस्सी जल गई, बल नहीं निकले। देखो नाराज़ मैं हूँ, मनाना तुम्हें चाहिए, इसने बताना ज़रूरी समझा। नहीं मनाती मैं, जाएँ जाकर सो जाएँ गेस्ट रूम में जाकर। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही सोचो, मतलब मुझे मनाने के लिए कोई एहतमाम नहीं करोगी? और मैं फजूल में एक हफ्ते से रूठ कर बैठा हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए कोई स्पेशल प्लान करेगी। उफ, गलत जगह दिल लगा बैठे तुम बारिक, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। सोचा था दूसरे मुल्क से बीवी लाऊं, थोड़ी तो मॉडर्न बीवियों की तरह बोल्डनेस दिखाएगी, लेकिन तुम तो निकली एकदम अंदर से देसी। बिल्कुल बहुत मायूस किया तुमने बीवी। वो इसके पास बैठते बोला तो पीछे हटी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब हो रहा था। दूर हटे मुझसे, जाकर गेस्ट रूम में सोएं। हाँ, ताकि तुम ज़िंदगी भर के लिए इसी गेस्ट रूम में छोड़ दो। तुमसे तो मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकता कि तुम खुद से मुझे मनाने आओगी। यहाँ बैठ कर रोना धोना कर लो, कि ये नहीं कि गेस्ट रूम में आकर अपने शौहर को एक मीठी सी पप्पी देकर मना लो। खास अंग्रेज़ हो तुम। चलो अब लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। वो इसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला। कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की, आप जाएँ अपने कमरे में जाकर आराम करें, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपने नाराज़ है ना, ज़िंदगी भर जाकर नाराज़ रही है, मैं नहीं आऊँगी मनाने के लिए। और ख़बरदार रात को मेरे बेबी के पास आने की भी कोशिश की। अरे अरे, ऐसे कैसे चले जाओ? इतने जतन किए मेरी बीवी ने, इतने आंसू बहाए मेरे नाराज़ होने पर, अब तो मुझे मान ही जाना चाहिए। इसका अंदाज़ काफ़ी शरारती था। इस पर झुकते हुए इसे बेड पर लेटा चुका था। वारिक दूर हटें, इसने गुस्से से कहा। हट ही ना जाऊँ मैं दूर, वो कहकर लगा के इसे करीब खींच चुका था और इसके लब पर झुकने लगा था कि मायरा मुँह फेर गई। मायरा, इसने टोका था। पहले सॉरी बोलें, शर्त आई थी। कुछ ज़्यादा ही नहीं फैल दी तुम? सॉरी तुम्हें बोलना चाहिए मुझे, ना कि मुझे तुम्हें। वो याद करवाया था। क्यों जी, आपको सॉरी क्यों बोलना चाहिए मुझे? मैंने गलती की थी, बदतमीज़ी की थी बाबा जान के साथ, और इनसे माफ़ी भी मांग चुकी हूँ। बहुत बड़े दिल के मालिक, इन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। और एक आप है जो अपनी गलती होने के बावजूद मुझे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। वो तो हैरान हो उठा था इसकी हठधर्मी पर। ओए होए, मेरी क्या गलती है? वो सवाल करने लगा। क्या आपने अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को डांटा? इतनी प्यारी बीवी हूँ मैं आपकी। मैं आपसे तो कुछ नहीं कह रही थी, जो भी कह रही थी अपने बाबा जान से कह रही थी, और मेरा इनका मसला था। आप बीच में पड़े क्यों? और ऊपर से आप अब भी मुझे डांट रहे हैं, मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझसे माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा सीधा सुना रहे हैं। और आपकी वो बहन मुझे कह रही मुझे आपको मनाना चाहिए। क्यों? मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों मनाऊँ? मैं तो बस सोची थी कि आप एक दफ़ा कमरे में, आपकी क्लास तो मैं लूँगी। वैसे इरादा तो मेरा आपकी चोरी रात को पकड़ लेने का था, फिर मैंने सोचा आप अपने बेबी से प्यार करें तो मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए।
वरना आपका इलाज मैंने कल रात को ही कर देना था। वो बड़े मज़े से बोली, जबकि वारिक तो बस इसे देख कर रह गया। वही बेवकूफ़ था जो सोच रहा था इसकी बीवी से मनाने के लिए कुछ प्लान कर रही होगी। हाँ ठीक है, तो अब इस टॉपिक को ख़त्म करो और इधर आओ मेरे पास। इतने दिनों से दूर हूँ, सुकून से सो भी नहीं पाया मैं। वो इसे बेड पर लिटाते हुए इसके ऊपर चुका था। पहले सॉरी बोले मुझे, वो इसके कंधे से दूर करते हुए नाराज़गी भरे लहजे में बोली थी। मारा, इस वक्त नो आर्ग्यूमेंट्स। इस वक्त मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने बहुत करीब कर लेना चाहता हूँ, और अगर तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला ना तो मैं बिल्कुल भी तुमसे प्यार से पेश नहीं आऊँगा। अंदाज में वाज़ह धमकी थी जिसे महसूस कर चुकी थी। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, वो इसने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, तो फिर पास आओ ना, दूर रहकर क्या करोगी। वो इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाता इसे अपनी बाहों में कैद कर चुका था। इसके नाजुक गुलाबी लबों पर झुकते हुए इसके लबों से मीठा जाम पीने लगा। वो जानता था इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, इसकी धड़कनें मद्धम हो रही थी, लेकिन इस वक्त वो मजबूर था। इस वक्त इसकी तलब हर चीज़ पर हावी थी। वो बस अपने अंदर की सारी बेचैनी, सारी बेकरारी इसके अंदर अंडेल देना चाहता था। वो कतरा कतरा इसकी सांसों को पीता इसे खुद में कैद करता जा रहा था। इसकी गर्म सांसों का लमस इसके लबों के बाद अपनी गर्दन पर महसूस करते इसने ऐसे हाथों की सनसनाहट अपनी कमर पर महसूस की, लेकिन वो बोली कुछ नहीं, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से जुदाई काट रही थी। वारिक पूरी तरह इसके दिलनशी सरापे में खोया हुआ था। इसने वारिक का हाथ अपने कमर से ऊपर कंधे की तरफ जाता महसूस किया, और फिर इसने अपना भरपूर हक इस्तेमाल करते इसकी शर्ट कंधे से नीचे की। इसकी धड़कनों को अपने लबों से महसूस करता हुआ इसकी सारी नाराज़गी खुद में उतार गया। अब वो थी और वारिक की बेकरारियाँ जो इनकी धड़कनों को एक साथ रक्स करने पर मजबूर कर रही थी, जबकि इसकी बाहों में कैद वो अपनी नाराज़गी खुद ही ख़त्म कर चुकी थी। और वैसे भी वारिक इब्राहिम था, वैसे ज़्यादा देर नाराज़ रहने का हक देता ही कहाँ था। 5 माह बाद। बहुत बहुत मुबारक हो ताशफिन, तुम एक साथ 3 बेटों के बाप बन गए। पापा तो खुशी से नाचे जा रहे थे, इनके बेटे ने इन्हें एक साथ 3 खुशियाँ दी थी। ऐ तो होना ही सी। खैर मुबारक बाबा, आपको भी मुबारक हो। तनाविश तो ठीक है ना। अस्पताल भागा भागा पहुंचा, जहाँ बाबा ने एक ही साथ इसे 3 बच्चे पकड़ा। अल्लाह का करम है बेटा, तुम्हारी अम्मा ने इसे देसी घी और मक्खन की ऐसी ऐसी डिशेस खिलाई थी ना कि किसी तरह के मसले के होने के कोई चांस ही नहीं थे। माशाल्लाह, मैं तो 3 पोतों का दादा बन गया। बाबा तो खुशी से झूम रहे थे जब दूसरे वाले रूम से डॉक्टर एक छोटी सी गुलाबी बच्ची को लेकर बाहर निकली। बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी हुई है। वो मायरा की छोटी सी बच्ची इनके बाजू में थमाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने पहले 3 बच्चे पकड़ रखे थे। इधर डॉक्टर, यहाँ जगह। इन्होंने बड़ी खुशी से अपनी पोती के लिए भी जगह बनाई, जबकि इनके अंदाज पर डॉक्टर भी मुस्कुराए। ये तो चीटिंग है, मेरे 3 एक भी बेटी नहीं, और इसकी पहली बेटी। वारिक, चलो हम चेंज कर लेते हैं। वारिक भागता वहाँ आ रहा था जब ताशफिन ने इसकी छोटी सी गुलाब सी बेटी को इसके हाथ में पकड़ाते हुए फरमाइश की, अबे हट, खबरदार जो मेरी बेटी पर नज़र रखी, ये कितनी प्यारी है। वारिक बेसख्ता इसके गले को चूम बैठा था, लेकिन इस मुच्छड़ की मूँछों ने इसकी नींद में खलल डालने की गुस्ताखी कर दी, और वो गला फाड़ फाड़ कर रोए जाए थे। ओए होए, ओदी माँ ने नहीं मुच्छड़ पसंद सी थी, इन्हों कितने होनी सी। अरे अरे, इसे क्या हो गया, वो परेशानी से कहने लगा जब ताशफिन ने इसे दोबारा से अपनी बाहों में ले लिया। हाँ, क्योंकि इस मासूम सी परी को अपनी मूँछों वाला बाप पसंद नहीं है, इसको तो अपने छोटे पापा पसंद है ना बेबी। वो इसके गालों को चूमते हुए बोला। बेशक पसंद हो, लेकिन फिर भी ये मेरी, और तू अपने 3 संभाल। वो छीने वाले अंदाज में से अपनी बेटी लेता सीधा मायरा वाले कमरे की तरफ चला गया। बाबा वो ले गया, इसने शिकायती अंदाज में कहा, तो बाबा का कहकर बुलंद हुआ। तो क्या ये तुझे प्यारे नहीं लग रहे। इन्होंने इसका ध्यान इसके बेटों की तरफ दिला। ये भी तो प्यारे, लेकिन वारिक की बेटी थी। बाबा प्यारे तो ये भी बहुत है, लेकिन मैं अगली दफ़ा बेटी लेकर आऊँगा। मैं जा रहा हूँ अपनी तनाविश के पास। वो कहते हुए अंदर चला गया, जबकि बाबा अपने पोतों को संभालते कि डैनी और निशा वहाँ आ गए। हाँ ले, तेनों 3 तो का बाद कमी है। हाँ डैनी, तुम कब अपने बाप को दादा बनाओगे। इन्होंने डैनी को बच्चा देते हुए पूछा। लेकिन ये तो खुद तो बड़े हो जाए मामू जान, ये सब कुछ तो हम बाद में सोचेंगे। एक बच्चे को निशा अपनी गोद में लेते हुए इस अंदाज में बोली कि वैसे घूर कर रह गया। अब मैं भी इंतज़ार नहीं करूँगा, वो इसके कान में गुनगुनाया, जबकि निशा नफ़ी में गर्दन हिलाती वहीं बैठ गई। ताशफिन, हमारे बच्चे कितने प्यारे, आपने देखे, वो बहुत खुशी से कह रही थी। इन दिनों वो काफ़ी हेल्दी हो गई थी, फिर ताशफिन की मोहब्बतों के रंग भी तो इस पर खूब चढ़े हुए थे। हाँ हाँ देख लिए मैंने, बहुत प्यारे, बिल्कुल तुम पर गया। और तुम्हें पता है सेंट्रल वाले का डिम्पल भी है। लेकिन क्या तुमने नामों की लिस्ट बनाई है, वो इसके पास ही बेड पर बैठते पूछने लगे, जबकि अपना मोबाइल उठाकर इसे नामों वाली लिस्ट दिखाने लगे। जब बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी, अम्मा, छोटू और अहमद बाहर पहुँच गए थे। अब जंग ये थी कि इन बच्चों के चाचू हैं मामू, या फिर उम्र का लिहाज करते हुए भाई। ओए हुए, मेरी बेटी ना बिल्कुल तुम पर गई है, बहुत नखरे करी। एक छोटा सा किस के कर दिया, मैडम के मजाज ही नहीं मिल रहे। वो इसके साथ बेड पर इस अंदाज में आकर लेटा जैसे वो इसके घर का बेडरूम हो, और साथ ही इसने अपने और मायरा के बीच में छोटी सी जान को भी रख दिया। हाँ ना वारिक, मैंने भी देखा है, कुछ ज़्यादा ही मूडी है। ऐसे बच्चे ना बड़े होकर भी कंट्रोल, जाने मन कंट्रोल। मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। वो इसे घूरते हुए बोला, तो वो आगे से इसे घूर कर आएगी। खुद क्या वो इसकी तारीफ में के सीधे पड़ा था। बस इसे मेरी किस पसंद नहीं आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, इसको पता चल जाएगा कि इसके बाबा की मूँछें हैं। जिस तरह मैंने तुम्हें समझा दिया। वो इसके लबों पर शौक से इशारत करते बोला, तो इसे धक्का दे दी बेड से नीचे गिरा चुकी थी, और साथ साथ इसके नीचे की तरफ गिरने इसकी छोटी सी मासूम बेटी का हाथ भी इसके सीने से टकराया। अरे अरे वारिक, आपकी बेटी ने तो आपको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। इसने बड़ी मासूमियत से सारा इल्ज़ाम इस गुलाबी सी जान पर लगा लिया, जो बड़ी बड़ी आंखें खोले टुकर टुकर इसे देख रही थी। कोई बात नहीं, ये तो बाबा की जान है। वो दोबारा से इसके पास आते हुए एक बार फिर से इसके छोटे छोटे हाथों से खेलने लगा। वो थी कितनी सी इसके हाथ, एक हाथ जितनी।
लेकिन वारिक के लिए तो इसकी कुल कायनात थी जिसका इंतज़ार वो कितने दिनों से कर रहा था। आज इनके घर में एक साथ 4 खुशियाँ आई थी। इनका घर आना खुशी से झूम उठा था। डॉक्टर ने कहा था मायरा कमज़ोर है तो आखिरी वक्त में इसके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन अम्मा ने ऐसे से टोटके आजमाया कि इसकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी थी। और अम्मा की दुआ का ही तो नतीजा था कि आज सब खुश थे। अल्लाह पाक ने कम दिखाए थे, लेकिन वो इनके लिए खुशियों का वक्त भी तो लेकर आया था। इब्राहिम साहब ने बहुत सब्र किया था, बहुत कुछ सहा था, लेकिन आज इनका सब्र इन्हें कितनी खुशियाँ दे गया था। थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन इसने इन्हें खुशियों से माला माल भी तो कर दिया था। ख़त्म शोध जी। तो ये दिल वाला नावल रीच का बड़ा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो नावल बड़ा ज़्यादा पसंद है और उम्मीद करती हूँ आपको भी बड़ा ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे इतना पसंद है इसी वजह से मैं आपको इतनी 1.5 घंटे की 2.5 घंटे की किस्तें दी है मैंने आपको इसकी, क्योंकि मुझे भी बड़ा पसंद है। और अभी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, बल्कि जल्दी रिवील कर दूँगी। सरप्राइज़ है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आपका रिस्पांस चाहिए। आपका रिस्पांस आएगा तो सरप्राइज़ आएगा, नहीं तो सरप्राइज़ वापस चला जाएगा, नहीं आएगा। तो अब ये आपने डिपेंड करता है कि आपने सरप्राइज़ लेना है कि नहीं लेना। बाकी जो नावल मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ कल से, वो भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है। तो अभी आपको भी उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है। हाय अल्लाह, फिर कीड़ी आ गई मनहूस मारी काट खाने के लिए मुझे। इधर ना वो जो क्या इसको पंजाबी में हम लोग कक्की कीड़ियाँ बोलते हैं, जो वाइट कलर की भूरी सी कीड़ी नहीं होती, वाइट नहीं ब्राउन कलर की होती है भूरी, वो वाली कीड़ी। तो वो जब काटती है तो आय हाय हाय ऐसा स्वाद आता कि समझ नहीं आती बंदा की करे। मेरे तो बाजू पे ऐसे नक्शो नगार बनते हैं, बाजू पे पाँव पे जिधर जिधर काटते। तो बाकी ना बहुत सताती है। इधर बहुत हैं ये वाली कीड़ियाँ, चूंटियाँ, जिनको कीड़ियों का नहीं पता। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। कमेंट सेशन की तरफ चलते देन वीडियो एंड करेंगे। चौधरी जट अच्छा नावल था यार, थैंक यू चौधरी जट। लावी सैलॉन बहुत ही अच्छी एपी थी। हमारे हीरो को पता तो चला सच का, तो होर की हीरो अपने आप तो बाहर होया ऐसी हीरो सेट हो गया सच जान के। थैंक यू लावी सैलॉन। अबू बकर शवाल नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। तैयबा अशरफ ज़बरदस्त एपिसोड आपी, थैंक यू वेरी मच तैयबा। चौधरी जट बहुत मज़ा आया, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, वेलकम डियर चौधरी जट। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं जनाब? ज़बरदस्त वॉइस, थैंक यू वेरी मच साइम वहीद। एमिर अच्छा नावल है, थैंक यू एमिर अच्छा नावल है, अगेन थैंक यू एमिर। अनीस बानो वाकई बहुत ही उम्दा नावल है। आपकी आवाज़ सलामत रखे, अल्लाह आपकी आवाज़ सलामत रखे और आप इसी तरह अच्छे नावल पढ़ती रहें, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच अनीस बानो। अगले वाले नावल भी आपको बड़े पसंद आने वाले हैं, क्योंकि वो भी मैं अपनी फेवरेट कलेक्शन में से उठा के ला रही हूँ। पहले मैं ना थोड़ा सा अवॉइड कर देती थी कि हाय डर लम्बा नहीं शुरू करना, रिस्पांस नहीं आएगा, व्यूज़ कम आएंगे, ये वो। फिर मैं क्या, जेड़े मेरे लिसनर्स हैं ना रेगुलर, जो मुझे वाकई सुनना चाहते हैं, जो मुझे सुनते हैं, उन्होंने सुन नहीं लेना। बाकी वो जो कभी कभार आते हैं, अब उनके लिए मैं क्या करूँ, मुझे मज़ा आना चाहिए नावल रीड करते वक्त। इस वजह से मैं फिर अपनी पसंद के रीड कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आ रहे होंगे। फ़रा कदीर बहुत अच्छा नावल था, थैंक यू फ़रा। फिर तेरी कोई मर जानी कीड़ी आ गई, नहीं आई, थैंक यू फ़रा। यूज़र नाइस नावल नेम लास्ट एपिसोड में आया है, लास्ट एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में देख लें आप। अब लेवी सैलॉन बहुत ही ज़बरदस्त कमाल, थैंक यू लेवी सैलॉन। तुरबीना तौफीक नाइस, थैंक यू तुरबीना। नागीना राशिद वालेकुम अस्सलाम, बस तबीयत ठीक नहीं थी। ओ अल्लाह पाक आपको शिफा दे नगीना, नाइस एपिसोड, थैंक यू नगीना। फ़रा कदीर बहुत ही अच्छा नावल है, लेकिन इतने कम व्यूज़ क्यों? अल्लाह जाने, लोग की देखते ही नहीं है। हालांकि मैं इतनी लंबी लंबी किस्तें दे रही हूँ, फिर भी लोग की नहीं आ रहे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग जो आ रहे हैं वो मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आप आते हैं, मेरा नावल सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं। बाकी अब मैंने जो आता है नहीं आता तो फिर ना सी, अब क्या कर सकते हैं, किसी को घर जाकर तो बुला नहीं सकते। तो खैर आप बताइएगा आपको कैसा लगा नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, मुझे दे इजाज़त, मैं आपके लिए कल वाला नावल देखूँ, हिसाब किताब लगाऊँ। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और क्या लगता है आपको क्या सरप्राइज़ होने वाला है, तो वो भी तुक्के मार सकते हैं। बाकी सरप्राइज़ अभी आपको कल परसों तक पता लग जाएगा। ठीक है, मैंने दो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।